हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस नई सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यहाँ जो हम इंग्लिश कवर करेंगे वो रहेगी खास करके एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो भी सीजीएल या 10+2 की तैयारी कर रहा है। काफ़ी हद तक सीपीओ में भी हेल्पफुल रहेगी और हेल्पफुल रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं या फिर तैयारी करते हैं किसी भी डिफेंस सर्विसेज की, या फिर मैं यूँ कह दूँ कि कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आता है, जहाँ पे ग्रामर आती है, जहाँ पे वोकैब आती है, उन सब एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल है। लेकिन मैं जो एग्जाम्स का लेवल है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, वो कवर करूँगा उन एग्जाम्स का जो कि सीजीएल वो कवर करेगा और सीएचएसएल को कवर करेगा। तो सबसे पहली बात तो देखिए, इंग्लिश, जैसा कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ, इंग्लिश 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक यहाँ पे पार्ट बनता है ग्रामर, और ये वो हिस्सा होता है जिसे विद्यार्थी सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहता है और जो समझ में भी आता है। लेकिन ग्रामर से मार्क्स आपके उतने आ जाएंगे कि आप जो एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड, जो आपका लेवल है, जो आप सोच रहे हैं कि यहाँ तक मुझे पहुँचना था, यहाँ तक स्कोर करना था, तो ऐसा नहीं है कि ग्रामर ही वहाँ तक आपको पहुँचा देगी। एक हिस्सा होता है वोकैबुलरी, ये हम साथ साथ में लेकर चलेंगे, और बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पर हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन वो सेगमेंट है जो कि जनरली हिंदी माध्यम के विद्यार्थी की अगर बात करें तो बहुत प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं, क्योंकि हमें लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ने का पहली बात तो मन नहीं करता, और मन नहीं करता है, और मन कर भी जाए तो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो उस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट की जाए वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के इस कोर्स में, ये जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ ये कोर्स, इसमें हम इन तीनों सेक्शंस को कवर करते हुए बिल्कुल 0 to एडवांस लेवल की इंग्लिश हम कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल चूंकि पहला सेगमेंट मैंने यहाँ पे ग्रामर डाला है, वोकैब भी हम आज के सेशन में भी डिस्कस करेंगे, पहली क्लास है। तो ग्रामर अगर हम देखें तो ग्रामर में आपको बिल्कुल बेसिक से अगर बात करें तो वर्ड कैटेगरी से, जिसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक चीज़ को समझते हुए हम टॉपिक पर आ जाएंगे। टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हमारा होगा तो कैसे परीक्षा में क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चंस का नया पैटर्न आजकल पूछा जा रहा है, ये दोनों ही बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रामर की अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात तो इसकी स्पेलिंग ही सही करनी है आपको। जनरली बच्चा GRAMMER लिख देता है, AR लिख के चलना है आपको। ग्रामर इसको पढ़ा जाता है, और ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करें भी, ग्रामर होता क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, नियमों का एक समुच्चय है, यूँ कह सकते हो। और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको हम कॉन्सेप्ट वाइज भी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ग्रामर रटने की आवश्यकता नहीं होती, कैसे ये आपके व्यवहार में आ जाएगी, कैसे आपके रूटीन का हिस्सा ये बन जाएगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि वर्ड कैटेगरी यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये सिखा दूंगा कि कैसे आप किसी शब्द को पहचान पाएंगे कि वो नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, इस तरीके से। वर्ड कैटेगरी, अब वर्ड कैटेगरी में अगर बात करें, मैं इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि स्पीच का हिस्से जो हैं वो तो अलग तरीके से भी हो सकते हैं। मैंने ये वर्ड कैटेगरी क्यों डाला है, और ग्रामर की बुक्स में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उन दोनों में डिफरेंस क्या हुई समझ लें आप। एक सेंटेंस जैसे मैं लिखूँ, आई टीच इंग्लिश, एक बहुत ही सिंपल सा वाक्य मैंने लिखा, आई टीच इंग्लिश। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे निकाल के बताइए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालने वाला हो सकता है आपको ऐसे बताए कि आई प्रोनाउन है, टीच वर्ब है, इंग्लिश नाउन है। हो सकता है आपको ये बताने लग जाए कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हो सकता है आपको ये बताए कि ये जो आई है वो सब्जेक्ट है और टीच इंग्लिश पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, विधेय जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में ही एम्बिग्यूअस एक शब्द है। एग्जैक्टली हम जो जानना चाहते हैं, जो प्रोनाउन नाउन की हम बात करते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना आकर के किस टाइटल के अधीन आना चाहिए? वर्ड कैटेगरी के अधीन आना चाहिए। तो ये एक प्रकार से वर्ड कैटेगरी है, और वर्ड कैटेगरी में कौन कौन से शब्द आते हैं वो हम बात करेंगे। तो आपने सुना ही होगा, जो आपने तो खैर पार्ट्स ऑफ स्पीच सुना है, लेकिन आज से थोड़ा सा इंप्रूव कर लें आप इस चीज़ को कि वर्ड कैटेगरी हमें पढ़ना है। वर्ड कैटेगरीज मान लीजिए, वर्ड कैटेगरी तो मैंने एक टाइटल डाला है, वर्ड कैटेगरीज मान लीजिए इसको कि कौन कौन सी वर्ड कैटेगरीज हो सकती है। तो चलो इसको बना लेते हैं प्लूरल। वर्ड कैटेगरी जनरली जो बुक्स में आपको मिलती हैं वो 8 तरह की वर्ड कैटेगरी मिलती हैं, और एक ध्यान रखिएगा, जो सीक्वेंस में लिख रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको ये पता होनी चाहिए। एक वर्ड कैटेगरी का नाम है नाउन,
दूसरा एक नाउन, एक प्रकार होता है प्रोनाउन। अब ये क्यों सीक्वेंस में आना चाहिए, उसके पीछे भी कहानी है कि नाउन अगर नहीं होता तो प्रोनाउन कहाँ से लेकर आओगे आप। फिर प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है, और सर्वनाम जब हम बात करते हैं तो डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि ऐसा कोई शब्द जो नाउन के स्थान पर आता है, संज्ञा के स्थान पर आता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो जब आपके पास नाउन ही नहीं होगा तो फिर आप प्रोनाउन के बारे में नहीं सोच सकते, इसलिए नाउन के ठीक नीचे प्रोनाउन आना चाहिए। और कैसे प्रोनाउंस करना है वो बता रहा हूँ। ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। और तीसरा जो वर्ड कैटेगरी होती है वो होती है एडजेक्टिव। इसको क्या पढ़ना है आपको, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसका थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, ये काम आएगा, क्योंकि इंग्लिश चूंकि अब इंप्रूवमेंट की बात ही आ जाती है तो हर चीज़ को हम इंप्रूव करते चलेंगे। याद आपको रखना है कि ए और जे के बीच में जब जब आप डी देखते हो, व्हेनेवर यू सी डी बिटवीन ए एंड जे, तो डी को आप भूल जाया करें। डी को हटाकर, डी को मतलब मन से हटाना है, वैसे स्पेलिंग से नहीं हटाना है, और उसको प्रोनाउंस करके देखना है कि क्या बनेगा। तो जैसे एडजेक्टिव में से अगर मैं डी को हटा दूंगा तो इसको क्या उच्चारण करेंगे, कैसे पढ़ोगे, तो आप इसको एडजेक्टिव पढ़ोगे, एडजेक्टिव तो पढ़ नहीं पाओगे फिर इसको, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द मान लीजिए ये है, अब इसमें से भी मैं डी को हटा दूं तो क्या पढ़ना पड़ेगा, एडजस्ट पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही मैं एक और वर्ड लिख दूं, ये वाला वर्ड, इसको एडजेसेंट पढ़ा जाता है, क्योंकि ए और जे के बीच में डी है तो डी को भूल जाएं तो एडजेसेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका उच्चारण क्या रहेगा, एडजेक्टिव। ये तीसरा वर्ड कैटेगरी है। फोर्थ की बात करें तो ये बन जाएगा वर्ब, ठीक है। और पांचवें की बात करें तो वो है एडवर्ब। अब आप पूछें कि भाई सर ये आपने इस सीक्वेंस में क्यों लिया, तो मैंने बताया कि नाउन अगर होगा तो ही प्रोनाउन आएगा, नाउन के स्थान पर आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इन दोनों की विशेषता बताने वाला, जब हिंदी व्याकरण की अगर बात करें, बचपन में अगर आपने डेफिनेशंस पढ़ी हो, परिभाषाएं पढ़ी हो, तो आपने पढ़ा होगा कि नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। तो नाउन प्रोनाउन आ गए तो एडजेक्टिव आएगा। इसके बाद में हमने लिया वर्ब, क्योंकि वर्ब के बगैर एडवर्ब की कल्पना आप नहीं कर सकते। एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण बोलते हैं, और क्रिया विशेषण जहां आप नाम लेते हो तो वहां पे क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, तो पहले क्रिया आएगी, उसके बाद में एडवर्ब आएगा। इसके बाद नंबर 6 पे हम ले लेते हैं इसके अंदर प्रेपोजिशन। इसका उच्चारण क्या है, प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं पढ़ना होता इसको। इसके बाद नंबर 7 पे हम पढ़ेंगे कंजंक्शन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इंटरजेक्शन। तो मैं फिलहाल केवल एक बेसिक सी बात कर रहा हूं इस क्लास में। हम बात कर रहे हैं वर्ड कैटेगरी की, फिर मैं ग्रामर का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, दैट आई विल लेट यू नो लेटर। तो ये कुछ 8 वर्ड कैटेगरीज आपको बुक्स में दे रखी होती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा 8 ही होती है, लेकिन बुक्स में आपको जनरली ये मिलती हैं 8 कैटेगरीज। ये कंजंक्शन है, जंक्शन याद रखेंगे तो इसकी स्पेलिंग याद रहेगी। ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। और एक 9th कैटेगरी और हम ले लेते हैं, वो कैटेगरी होती है डिटरमिनर। क्योंकि पहले के टाइम पे तो इंग्लिश में डिटरमिनर्स जो हैं, डिटरमिनर्स के अंदर ही आर्टिकल आते हैं, ए एन और द, इनको हम शामिल करते थे एडजेक्टिव्स में। लेकिन आज की मॉडर्न इंग्लिश की अगर बात करें तो इसको एक अलग वर्ड कैटेगरी मान लिया गया है, तो इसको भी एक अलग रूप से आप देख के चलें। तो 9 मान के चलिए मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग। और जो पहले किताबें छपी हुई हैं, पहले से चल रहा है, तो उसके अंदर आपको 8 ये वर्ड कैटेगरीज मिलेंगी, ठीक है। तो ये इसी सीक्वेंस में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चूंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात है तो आपको ये 9 वर्ड कैटेगरीज। सबसे पहली बात मैंने बताई कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ना, क्योंकि वो एम्बिग्यूअस है, उसमें एग्जैक्ट आप ये नहीं बता सकते कि कौन कौन से शब्दों का क्या नामकरण करना है। लेकिन जैसे ही वर्ड कैटेगरी की बात करोगे तो पर्टिकुलर वर्ड को क्या कहा जाए, तो ये तो आप इस 9 तरीके से पहचान सकते हो। इसी सीक्वेंस में होगा। 8 होती हैं जनरली, लेकिन 9th 1 भी हो सकती है डिटरमिनर, और आर्टिकल जो आप सोचते हो वो डिटरमिनर में ही आता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि कैसे आप इन सब की पहचान करोगे। आखिरकार ये शब्द हैं तो क्या हैं, ये आपको पता लेना चाहिए। तो ये सब आप पॉज करके और नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। और बाकी जो भी पेड कोर्स के बच्चे होंगे उनको तो मैं आपका ये PDF जो है उपलब्ध करवा ही दूंगा इसका, तो साथ में आपको PDF मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, मीन्स अब हम बात कर रहे हैं कि नाउन है तो नाउन क्या है, नाउन की पहचान कैसे करें। तो आप डालेंगे हेडिंग हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचान करें नाउन की, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन्स। ये आप एक हेडिंग डाल लेंगे, एक टाइटल डाल लेंगे, कैसे नाउन की पहचान करें। इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, नाउन या संज्ञा
नाउन या संज्ञा को कैसे पहचाने, नाउन को कैसे पहचाने। अब आप अगर ये सोचते हैं कि इसका महत्व क्या है, क्यों हम ऐसी चर्चा कर रहे हैं, क्यों हम नाउन की पहचान करना सीख रहे हैं। कई बार ये क्लोज टेस्ट में जब आप ब्लैंक्स फिल करते हो या फिल इन द ब्लैंक्स की बात आती है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात आती है, यहाँ तक कि स्पोर्टिंग एरर्स की बात भी आती है, अगर ये थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होगा तो 2-3 क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया से हम गुजरेंगे। नाउन को कैसे पहचाने तो देखिए, नाउन को पहचानने के लिए सबसे पहली चीज हम ले लेते हैं कि ऐसा कोई भी शब्द हो जिसको हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकें और साथ में हम काउंट भी कर सकें, वो नाउन ही होगा। थोड़ा ध्यान से समझना डेफिनेशन क्या है। ऐसा कोई भी शब्द जिसको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकें, यहां तक नहीं अटकना है कि प्लूरल में कन्वर्ट करने योग्य शब्द को ही नाउन कहा जाएगा, क्योंकि प्लूरल तो और भी चीज का बन सकता है। साथ में एक शर्त और ऐड ऑन की है मैंने कि काउंट भी कर सकते हो, गिन भी सकते हो, वो नाउन है। ठीक है, लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से लिखें, बाकी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। बस मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उससे समझें आप। अच्छा, इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, उससे बाहर हम जाएंगे नहीं और उसमें कुछ छोड़ेंगे नहीं। प्लूरल प्लस काउंट मीन्स, मैं जैसे एक एग्जाम्पल लिखूं बॉय, या फिर मैंने एग्जाम्पल लिख दिया टीचर, या फिर मैंने लिखा बुक, या फिर लिख दिया मैंने स्टूडेंट, तो ये सब मैं कह सकता हूं कि नाउन है, ये शब्द नाउन है। और वैसे ध्यान रखें एक बात को कि किसी भी वर्ड कैटेगरी की पहचान सही तरीके से तब हो सकती है जब उसका सेंटेंस में आप फंक्शन देखोगे, सेंटेंस में वो काम क्या कर रहा है वो देखोगे, तब पता लगता है कि एक्चुअली वो शब्द जो है वो क्या काम कर रहा है। वैसे ऊपर ऊपर से अगर बात करें तो मैं बात बता रहा हूं कि कैसे पहचाना जाए। तो देखिए, आप इसमें देख लें कि ऐसा कोई भी शब्द जो मैंने लिया है 4 में से, क्या इनका प्लूरल बन सकता है। तो आप कहेंगे कि बॉय का बॉयज पॉसिबल है, टीचर का टीचर्स पॉसिबल है, बुक का बुक्स पॉसिबल है और स्टूडेंट का स्टूडेंट्स पॉसिबल है। तो प्लूरलाइज किया जा सकता है। साथ में इसको काउंट भी कर सकते हैं क्या, तो बॉय को हम काउंट भी कर सकते हैं भी। हाउ मेनी से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने स्टूडेंट, कितने बॉयज हैं, कितने टीचर्स हैं, कितनी बुक्स हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं, तो संख्या लगाई जा सकती है। तो काउंट भी हो सकते हैं और प्लूरल भी बन सकता है। इसलिए ये सारे के सारे शब्द क्या होंगे, नाउन। एक बात आपको पता लग गई है कि नाउन को आखिरकार कैसे पहचाना जा सकता है। दूसरा, जब हम हिंदी व्याकरण में देखते हैं तो नाउन की परिभाषा आती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव, इन सब के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ये आपने सुना हुआ होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव। थोड़ा सा इसको समराइज करूं और मैं इसको बिल्कुल बेसिक से समझाऊं तो यूं कह सकते हैं क्या कि नाम ही नाउन है। तो दूसरा पहचानने का तरीका निकल आएगा कि किसी का भी नाम, जिसको जिस नाम से आप पुकारते हैं वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, नाउन ही कहलाते हैं। जिसको जिस नाम से पुकारेंगे वो भी नाउन है। अब मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए मैंने कह दिया इंग्लिश, तो ये नाम है किसका, एक भाषा का मान लीजिए, या फिर एक आप सब्जेक्ट का मान लीजिए। तो सब्जेक्ट या लैंग्वेज का नाम है। मैंने कह दिया जैसन, तो ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया। मैंने कह दिया जयपुर, तो ये स्थान का नाम हो गया। या फिर मैंने कहा बाइक, तो ये एक व्हीकल का नाम हो गया। कार, तो ये भी एक व्हीकल का नाम हो गया। मैंने लिख दिया ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो ये गुण का नाम है, क्वालिटी का नेम है। तो नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नाम क्या कहलाता है, नाउन। जिसको जिस नाम से आप पुकारते हैं, मैं कहूँ कि ये पेन है, जहाँ जिस पर आप देख रहे हैं वो बोर्ड है, जिसकी सहायता से ये मैं शूट कर रहा हूँ वो कैमरा है। तो जिसको जिस नाम से आप पुकारेंगे वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है। देखो, एक तो बच्चों को पढ़ने का तरीका भी पता होना चाहिए। आप लोग जनरली ये भी करते हैं कि बहुत गंभीर होने के कारण भी आप ये सोचते हैं कि बहुत गंभीरता से तैयारी करते हैं, तो शुरुआत में कुछ ऐसे स्टेप्स आप उठा लेते हैं जिनसे आप ऐसी चीज़ों में फंस जाएंगे कि जहाँ से निकल नहीं पाओगे। तो बढ़िया ये है कि आप बिल्कुल, बस बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा, बहुत सिंपल सी बातें बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। सीधा प्रश्न यहाँ से आएगा नहीं, प्रत्यक्ष प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछा नहीं जाता। आपको बस ध्यान रखना है कि क्या तरीके हैं जिससे आप नाउन निकाल सकें, ताकि जब मैं कोई प्रश्न पूछूं, जब मैं कोई पैराग्राफ में आपसे ये पूछूं कि ये शब्द क्या कहलाएगा, वहाँ पे तुरंत आपका आंसर आ सके। तो
पहली चीज़ तो हमने बात की कि जो भी प्लूरल बनाए जा सकते हैं, जिसे भी काउंट किया जा सकता है, वो नाउन है। दूसरा मैंने बताया कि नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नाम है, वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। तीसरी बात पे चलें अगर नाउन की परिभाषाओं में, नाउन को पहचानने में, तो ये हो जाएगा कि भाई कोई भी शब्द ऐसा हो जिसको आप सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं या फिर आप किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, हम इस पर भी आएंगे। बेसिक चूंकि चल रहा है इंग्लिश का, हम टॉपिक पर बाद में आएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट कैसे निकाला जाए, ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाए, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता हो वो यहाँ पे क्लैरिफाई कर लें चीज़ों को। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो भी होता है सेंटेंस का, वो भी नाउन हो सकता है। याद रखें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो चीज़ें होती हैं, या तो ये नाउन हो सकते हैं या फिर इन्हें प्रोनाउन कहा जा सकता है। इन दो के अलावा कोई भी नाउन मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो इन दो में से ही होंगे। तो लगभग तो पहुंच ही जाओगे नज़दीक कि हाँ ये नाउन हो सकता है। कैसे? देखिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, और वैसे इसका PDF में आपको मिल ही जाएगा। तो देखिए इसके अंदर मैं जैसे यूँ कहूँ कि सचिन प्लेड वेल, या सचिन प्लेज क्रिकेट, यूँ लिख दिया मैंने, दोनों चीज़ें एक में ही आ जाएंगी। तो एक बार के लिए जो आपको नहीं पता हो सब्जेक्ट क्या है, तो इतना सा ध्यान रखें कि जिसको देखकर आप वर्ब लगाते हो, जिस भी शब्द को देखकर क्रिया लगाते हो, वही सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। तो यहाँ प्लेज जो है ना, वो सचिन को देखकर लग रही है। सचिन खेलता है क्रिकेट, तो खेलने का संबंध सचिन से है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। और क्या खेलता है ये निकालना है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। वैसे अलग से बता दूंगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाए, फिलहाल के लिए ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है या फिर होता है प्रोनाउन। तो ये नाम है, चूंकि हमने देखा नेम ऑफ एनीथिंग, तो किसी व्यक्ति का नाम है। ये भी देखो खेल का नाम है, तो नेम ऑफ एनीथिंग जो भी होंगे वो नाउन होंगे। तो इसका मतलब क्रिकेट भी नाउन हो गया और सचिन भी नाउन हो गया। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप नाउन निकाल सकते हैं। तो 3 तरीके हो गए आपके पास नाउन को निकालने के। नंबर 4, एक टर्म आपको याद रखना है, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या टर्म है? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव होते क्या हैं? इनको हिंदी में कहोगे तो संबंधवाचक विशेषण कह सकते हो, अधिकार सूचक शब्द कह सकते हो। तो इनको हिंदी में कहेंगे अधिकार सूचक विशेषण, संबंध सूचक विशेषण। ठीक है, अधिकार सूचक या संबंध सूचक विशेषण। ठीक है, तो ये पूरे ग्रामर में घूमने वाला शब्द है। पूरे ग्रामर में हम इसकी बात करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है। तो पजेसिव एडजेक्टिव्स में शब्द आते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये जो शब्द हैं ये पजेसिव कहलाते हैं। इनकी एक खास बात होती है कि ये कभी भी आपको अकेले नजर आएंगे ही नहीं। कभी भी इंग्लिश में पजेसिव एडजेक्टिव आपको अकेले नहीं मिल सकते। मीन्स एक शब्द इनके बाद में होगा, और जो भी शब्द इनके बाद में होगा उस पर ये अधिकार दर्शाएंगे, उससे कनेक्शन बताएंगे, संबंध बताएंगे, और उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? नाउन। चूंकि हम लोग वो प्रोसेस से गुजर रहे हैं कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो उसमें नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं लिख दूं माई और लिख दिया ड्यूटी, या फिर मैंने कर दिया आवर नेशन, या फिर मैंने कर दिया हिज फादर। ठीक है, या फिर कर दिया हर फ्लेयर, या फिर हमने कर दिया देयर ड्रीम्स। अब आपको ये जब पता है कि माई, आवर, हिज, हर, देयर ये सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, तो आपको याद रखने हैं। ये शब्द अकेले नहीं आते, इसका मतलब इसके बाद में एक शब्द आएगा। आप देख ही रहे हो कि इसके ठीक बाद में एक शब्द आ रहा है, और जो भी शब्द इसके बाद में आ रहा है इसको हम नाम देंगे क्या? नाउन। तो ये सब नाउन है। ड्यूटी नाउन है, नेशन नाउन है, फादर नाउन है, फ्लेयर नाउन है, ड्रीम्स नाउन है।
फ्लेयर एक नया शब्द है, बता दूंगा इसके बारे में। फिलहाल ये समझें कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो जब भी पजेसिव एडजेक्टिव नाम आए तभी आपके स्ट्राइक होने चाहिए कि ये शब्द हैं वो पजेसिव हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये अकेले नहीं आते हैं, दे कैन नॉट बी यूज्ड अलोन। सो व्हाट डू वी हैव टू डू, कि इनके ठीक बाद में एक वर्ड लगाना होता है, एंड द वर्ड यूज्ड आफ्टर देम आर कॉल्ड नाउन्स। ठीक है, जो भी वर्ड्स इनके बाद में आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। एक वर्ड है यहाँ पे फ्लेयर, ये आप नोट कर लें। आप वोकैब की नोटबुक एक अलग डाल लेंगे। फ्लेयर का मतलब होता है टैलेंट। वोकैब के लिए एक अलग नोटबुक की आवश्यकता इसलिए है कि अब रिवीजन जब करोगे तो यहाँ अगर आपने जहाँ लिख रहे हो वहीं पे नोट कर लिया तो फिर रिवीजन के टाइम पे ये वर्ड तो आपके सामने आएगा नहीं, इसलिए अलग से अगर नोट करोगे तो आप वोकैब अपने हिसाब से रिवाइज कर पाओगे और वही सही तरीका भी है। तो ये नंबर 4 का तरीका हुआ कि कैसे आप नाउन को निकालें। पिछली चीज़ों को रिकॉल करते चलें कि कैसे कैसे हमने निकाला है। बाकी एक बार प्रैक्टिस में आ गया, एक बार आपने सीख लिया तो आप भूलोगे भी नहीं, बहुत सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है नाउन निकालने का कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो शब्द आएगा वो भी क्या कहलाएगा, नाउन। इसके बाद नंबर 5 पे चलें कि नंबर 5 नाउन और कैसे निकाल सकते हैं। तो कुछ सफिक्सेस से भी नाउन निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ सफिक्सेस होते हैं, कुछ सफिक्स होते हैं, उनसे एंड होने वाले वर्ड्स भी नाउन के बारे में बता सकते हैं। सफिक्स क्या होता है वो समझो। किसी भी वर्ड के पहले जो शब्द जुड़ता है, देखो एक वर्ड जुड़ता है वर्ड के पहले और एक जुड़ता है वर्ड के बाद में। जो पहले जुड़ता है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स और इसे हिंदी में नाम देते हैं उपसर्ग। ठीक है, और जो बाद में जुड़ता है उसे बोलते हैं सफिक्स और हिंदी व्याकरण में यही होता है प्रत्यय। तो ये होता है प्रत्यय और ये होता है उपसर्ग। तो किसी मूल शब्द में पहले जुड़ने वाला शब्द प्रीफिक्स कहलाएगा और मूल शब्द में बाद में जुड़ेगा वो शब्द कहलाएगा सफिक्स। तो हम सफिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब बाद में जोड़ने वाले शब्द की बात कर रहे हैं। तो कुछ हैं ऐसे जिनको देखकर आप पता लगा सकते हो कि नाउन है, जैसे ER होता है, OR होता है, NESS होता है, या TY हो सकता है, या DOM हो सकता है, या ENCE से पता लगा सकते हो, या ANCE से पता लगा सकते हो, या HOOD एंडिंग हो, या एज एंडिंग हो, या क्रेसी एंडिंग हो। ठीक है, या ISM एंडिंग हो। तो इनसे पता लगा सकते हो कि नाउन है। मैं ये नहीं कह रहा कि इतने ही हैं, लेकिन जनरली जो शब्द आते हैं सामने उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे टीचर, और एक और वर्ड लिख लें प्रीचर। हमने एक वर्ड तो अभी देखा फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब बताया मैंने टैलेंट। एक है प्रीचर, प्रीचर होता है धार्मिक उपदेशक, वन हु डिलीवर्स स्पिरिचुअल नॉलेज। जो धार्मिक ज्ञान देता हो वो प्रीचर है, जो एकेडमिक ज्ञान देता है वो टीचर है। एक डॉक्टर ले सकते हैं आप, ठीक है, चिकित्सक। और याद रखें कि डॉक्टर एक वर्ब भी हो सकती है, ये तो नाउन है। अगर वर्ब के रूप में डॉक्टर हो तो उसका मतलब होता है अकाउंट से छेड़छाड़ करना। इंपॉर्टेंट है, क्लोज टेस्ट में आ सकता है, इसलिए मैंने बताया आपको यहाँ पे। डॉक्टर अगर नाउन के रूप में है तो इसका मतलब पता ही है आपको, चिकित्सक होता है। लेकिन जब इसका प्रयोग वर्ब के रूप में करोगे तो इसका मतलब होता है मैनिपुलेट अकाउंट्स। क्या मतलब होता है? मैनिपुलेट अकाउंट्स। अकाउंट से छेड़छाड़ करना, हिसाब किताब में छेड़छाड़ करना, ये कहलाता है डॉक्टर। तो ये क्रिया के रूप में जब होता है तो इसका ये मतलब होता है, ये भी आप नोट करते चलना। तो बीच की छोटी छोटी बातें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सब नोट करना, क्योंकि प्रश्न उन बातों से भी आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। नेस में क्या है? जैसे हैप्पीनेस, ठीक है। ऐसे ही ऑनेस्टी या प्रोबिटी, प्रोबिटी का मतलब भी ऑनेस्टी होता है। ये तीसरा वर्ड बता रहा हूँ। प्रोबिटी का मतलब भी क्या है? ऑनेस्टी, लिख लेना। ऑनेस्टी का मतलब भी ईमानदारी है, प्रोबिटी का मतलब भी ईमानदारी है। विजडम, तो यहाँ DOM आ रहा है। ENCE जैसे हमने लिख दिया इंटेलिजेंस, ठीक है, ENCE आ रहा है। ऐसे ही हमने लिख दिया यहाँ पे न्यूआंस। न्यूआंस होता है सटल डिफरेंस, सटल डिफरेंस। इसको हिंदी में आप नाम दीजिए सूक्ष्म अंतर। छोटा मोटा जो अंतर होता है, सूक्ष्म अंतर होता है, सूक्ष्म भेद होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूआंस। छोटा मोटा अंतर, जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, है ना। ऐसे ही लिख सकते हो ओल्ड एज, यंग एज, या फिर हम कर दें यहाँ पे डेमोक्रेसी,
लोकतंत्र, ठीक है। ISM से एक वन वर्ड आया करता है काफ़ी बार, प्लेजियरिज्म। ये वन वर्ड आपसे पूछते हैं, प्लेजियरिज्म क्या होता है? साहित्य चोरी को बोलते हैं, साहित्य चोरी। जो व्यक्ति ये चोरी करता है उसको प्लेजियरिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जो व्यक्ति ये चोरी करता है उसको बोलते हैं प्लेजियरिस्ट, और जो ये चोरी होती है साहित्य की उसको प्लेजियरिज्म। वन वर्ड में पूछ लेते हैं SSC में, फेवरेट प्रश्न है एग्जामिनर का, ध्यान रखना है आपको। साहित्य चोरी का मतलब, जैसे मान लो मैंने कोई किताब लिखी और आपने उस किताब को बस कुछ नहीं किया, कट कॉपी पेस्ट करके आपने अपना नाम लगा दिया लेखक के स्थान पे, मेरा नाम हटा के, तो वो साहित्य चोरी कहलाएगी। ऐसे ही कोई मूवीज़ वगैरह बनती है, उसकी CD वगैरह है, तो उसके अंदर भी आप अगर बेच देते हो कालाबाजारी करके, या फिर कहें कट कॉपी पेस्ट करके कंटेंट को यूज़ कर लेते हो, तो वो प्लेजियरिज्म है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कहा जाएगा प्लेजियरिस्ट। तो ये भी एक तरीका है, सफिक्स के माध्यम से भी आप ये निकाल पाओगे कि दिया गया शब्द नाउन है कि नहीं। तो यहाँ इन सफिक्सेस से एंड होने वाले शब्द भी नाउन कहलाएंगे। कीवर्ड्स, की पॉइंट्स क्या थे इस चीज़ के, कि डॉक्टर वर्ब के रूप में होगा, तो इसका मतलब खाता बही है या अकाउंट्स है, उससे छेड़छाड़ करना है, हिसाब किताब से छेड़छाड़ करना है। एक काम की बात यह थी कि प्रोबिटी का मतलब ऑनेस्टी होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई नया वर्ड था तो न्यूआंस था, ये भी आपके परीक्षा में वन वर्ड में पूछ सकते हैं, सटल डिफरेंस को बोलते हैं। बी यहाँ म्यूट रहता है, बी का उच्चारण होता नहीं है, सटल बोलते हैं इसको, सटल डिफरेंस, सूक्ष्म अंतर, रंग में, आकार में, है ना, इनमें अंतर छोटा मोटा हो उसको बोलते हैं। और प्लेजियरिज्म एक वर्ड था, साहित्य चोरी को बोलते हैं। तो ये कुछ तरीके जहाँ से आप नाउन को निकाल पाओगे। एक बार फिर से आप चाहें तो बैक जाकर देख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बार रिवीजन करोगे उतना बेहतर आपको समझ में आएगा। लेकिन इनका रिवीजन बिल्कुल भी रटने के हिसाब से नहीं करना है, समझते हुए चलना है, और एप्लीकेशन इनकी आनी चाहिए। मीन्स हाउ टू अप्लाई दीज थिंग्स, वॉट एवर यू हैव लर्न, हाउ टू अप्लाई दैम, दैट यू मस्ट लर्न। आपको इतना ही सीखना है कि जो आपने सीखा है उसको कैसे अप्लाई किया जाए। तो अगर किसी नाउन का प्लूरल बन सकता है और काउंट कर सकते हो तो वो नाउन है। कोई भी शब्द जिसे प्लूरल बना सकते हो, काउंट कर सकते हो, तो वो नाउन है। अगर कोई नेम है तो वो भी नाउन है। अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है तो वो भी नाउन हो सकता है। वहाँ एक और संभावना रहती है कि वो प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की कि पजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद में जो शब्द आते हैं वो भी नाउन कहलाते हैं। इसके अलावा हमने बात की कि सफिक्सेस से एंड होने वाले शब्द, तो ये कुछ सफिक्सेस हमने लिए, इनसे एंड होने वाले शब्द भी क्या हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी हो सकते हैं सफिक्सेस, लेकिन जनरल वे में अगर बात करें, एक बर्ड्स आई व्यू लेकर बात करें, तो ये कुछ हो सकते हैं, राइट। तो ये तो एक तरीका हमने देखा नाउन को, क्योंकि मैं एक एकदम सरफिशियल तरीके से ऊपर से कि कैसे आप किसी शब्द को पहचानें, ये इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे हेल्प करेंगे आगे आप समझ जाओगे। दूसरा, प्रोनाउन की अगर बात करें, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्या, सर्वनाम। प्रोनाउन क्या है? देखो, 2-3 चीजें ही समझनी इंपॉर्टेंट है बस, उसके बाद तो आपको आगे तो समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन, ये तो पता ही होंगे आपको। सर्वनाम क्या है? तो मैंने कहा था कि नाउन के स्थान पर आने वाला शब्द, नाउन के स्थान पर आने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रोनाउन। नाउन के स्थान पर जो शब्द आएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए बता दूं, द वर्ड्स रिप्लेसिंग नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। जो वर्ड्स रिप्लेस कर सकते हैं नाउन को, द वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड रिप्लेसिंग नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। तो ये होते हैं प्रोनाउन। जैसे कि मैं लिखूं, डेविड इज माई अमीगो, और आगे मैंने लिख दिया ही इज फ्रॉम लंदन। अब जो आपने सीखा है वो अप्लाई भी करना सीखना है आपको, राइट। तो जो कुछ भी आपने सीखा है वो भी आप सीखें कि कैसे अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे डेविड किसी व्यक्ति का नाम है, और नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, तो ये नाउन हुआ। माई है वो पजेसिव एडजेक्टिव, ही बताया मैंने, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, तो ये क्या कहलाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में जो शब्द आता है वो नाउन होता है, तो ये नाउन हो गया। अब दिमाग में चल रहा है कि अमीगो क्या होता है, डेट आई विल को लेट यू नो लेटर, बता दूंगा बाद में, एक बार समझ लें। ही किसके लिए आ रहा है? तो आप समझेंगे कि ही यहाँ पे आ रहा है डेविड के लिए। डेविड मेरा अमीगो है, वह, तो वह
ही आ रहा है डेविड के लिए। डेविड नाउन है, नाउन की जगह जो शब्द आता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। फिर इज है वो वर्ब है, छोड़ देते हैं एक बार, ये फ्रॉम प्रेपोजिशन है। एक बात और समझ लेना कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो होते हैं वो केवल सेंटेंस के नहीं होते। सब्जेक्ट तो खैर सेंटेंस का ही होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का भी होता है। ये प्रेपोजिशन है, ये शायद पता हो आपको। ये जो फ्रॉम होता है, ऑन होता है, अपॉन होता है, ओवर है, अबव है, बिटवीन है, अमंग है, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस। इनको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला जो शब्द होता है वो होता है इसका ऑब्जेक्ट। ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट चाहे सेंटेंस का हो या प्रेपोजिशन का हो, नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रेपोजिशन कभी अकेला नहीं आता है। जब हम इस टॉपिक पर आएंगे तो मैं बता दूंगा इसका विस्तार से, लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान रखें कि प्रेपोजिशन कभी अकेला नहीं आता है, अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेता है। और ऑब्जेक्ट चाहे सेंटेंस का हो या प्रेपोजिशन का हो, हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है, क्योंकि जगह का नाम है, सिटी का नेम है, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? नाउन। तो ये आपका लंदन भी यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। तो जो कुछ भी हमने सीखा है उसको अप्लाई करते हुए यहाँ तक लाए हैं। फिलहाल खैर टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो तो प्रोनाउन है, लेकिन साथ साथ में हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जान ली। ठीक, अच्छा जी, अमीगो क्या है वो समझ लो। अमीगो का मतलब होता है फ्रेंड। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, जो वो कैब के लिए आप नोटबुक रखेंगे उसमें नोट करना है। अमीगो का मतलब क्या है? फ्रेंड होता है, मित्र होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेविड मेरा मित्र है, ही इज़ फ्रॉम लंदन, वह लंदन से है। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लो। अगर मैं यहाँ लिख दूँ आई लिव इन जयपुर, और आगे मैंने लिख दिया इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। अब यहाँ पे आप समझें कि जो आई है वो प्रोनाउन है। अभी मैंने बताया था कि ऐसे शब्द जो किसी के स्थान पर आते हैं वही प्रोनाउन होते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, अगर आपने सुना हुआ हो कभी, या तो प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब विस्तार से वो चर्चा करेंगे, लेकिन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसी के स्थान पे नहीं आते हैं। किसी के स्थान पे आने वाले शब्द तो थर्ड पर्सन में जाते हैं। तो फिलहाल के लिए मान के चलो कि आई प्रोनाउन ही होता है, आदत पड़ जाएगी, देखते रहोगे तो। ठीक है, इन प्रेपोजिशन है, पता होगा आपको। प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। चूंकि ये शहर का नाम है इसलिए इसको नाउन नाम दिया जाएगा। नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। आपसे पूछा जाए कि इट किसके लिए आया है, तो आपका आंसर होगा कि इट यहाँ जयपुर के लिए आया है, और जयपुर चूंकि नाउन है तो इट ऑटोमेटिकली क्या हो गया? प्रोनाउन। फिर इज वर्ब होती है, और आगे चलें अगर तो यहाँ सिटी जो है वो भी नाउन है। अब ये नाउन कैसे है ये बता देता हूँ आपको, और वैसे मैंने बताया इसलिए नहीं क्योंकि आप एडजेक्टिव पढ़ोगे और एडवर्ब पढ़ोगे, वहाँ पे ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि ये यहाँ पे नाउन कैसे हुआ सिटी। फिलहाल के लिए ऐसे समझो कि सिटी का प्लूरल बनाया जा सकता है, सिटी को काउंट किया जा सकता है, सिटी का प्लूरल सिटीज़ बनता है, एंड सिटीज़ कैन बी काउंटेड, इनको काउंट भी कर सकते हो, कितने शहर, हाउ मेनी का आंसर हो सकता है, इसलिए ये नाउन होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये प्रोनाउन क्या होगा? ऐसे शब्द होंगे जो नाउन के स्थान पर होंगे। ठीक है, प्रोनाउन कभी कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी होता है, बताया था, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक की बात समझ में आपको आ गई होगी। फिलहाल के लिए चूंकि हम प्रोनाउन की पहचान करना सीख रहे हैं, तो आपको एक बात और बता देता हूँ। जो फर्स्ट पर्सन वाला ये जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन अगर हो कि किसके स्थान पे ये आया, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखो, प्रोनाउन को बेसिकली हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ये चीज़ नरेशन में भी काम आएगी आपके, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आएगा। ये चीज़ प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब भी काम आएगा। 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। ये 3 चीज़ें। अच्छा, आपको पता हो तो संस्कृत में आपने पढ़ा होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक वही चीज़ है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रोनाउन हम पढ़ेंगे वहाँ पे भी आएंगी तो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, वापस से आप रिवाइज कर पाओगे।
और नरेशन पढ़ोगे तो प्रोनाउन की पूरी टेबल हम बनाते हैं, प्रोनाउन चेंज करना सीखते हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, क्यों आता है। तो फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, मतलब बातचीत करने के लिए फर्स्ट पर्सन की आवश्यकता है। स्पीकर बोलने वाला चाहिए। बोलने वाला बोलता तब है जब सुनने वाला हो, जिसे हम कहते हैं लिसनर। और एक होना चाहिए टॉपिक जिसके विषय में आप बात करते हैं। तो इस तरीके से एक कॉन्वर्सेशन प्लेस होता है, ठीक है। अब यहाँ भी मैं आपको एक काम की बात बता दूं कि ये जो बात कर रहा हूँ मैं आपको कि स्पीकर होना चाहिए, लिसनर होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, ये क्या रूप लेते हैं, एक कॉन्वर्सेशन का। कॉन्वर्सेशन को एक वर्ड बता रहा हूँ, अब बीच बीच में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसी तरीके से वो कैब याद की है, और अगर आप भी आदत डाल लेंगे तो मुझे लगता है कि याद हो जाएंगे आपको वर्ड्स। कॉन्वर्सेशन का एक सिनोनिम नोट करिए, डिस्कोर्स। ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है। डिस्कोर्स मतलब कॉन्वर्सेशन, इसको डायलॉग भी कहा जाता है। डायलॉग क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों तरफ चलता है। डाई का मतलब दो है, एक मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग का मतलब बोलने वाला भी वही, सुनने वाला भी वही, ठीक है। डायलॉग में दोनों तरफ से, अभी मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो, तो ये डायलॉग है, राइट। तो यहां मैं बात कर रहा हूं डायलॉग की, कि व्हेन डज अ डायलॉग अ कॉन्वर्सेशन टेक प्लेस, कब बातचीत होती है, कब कॉन्वर्सेशन होता है, कब डायलॉग होता है। तो तीन चीज़ें चाहिए, एक बोलने वाला जैसे कि मैं बोल रहा हूं, एक सुनने वाला जैसे कि आप सुन रहे हैं, टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन, तो ये हो गया टॉपिक जिसके विषय में बात हो रही है, ठीक है। चूंकि मैं बोल रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि आई फर्स्ट पर्सन है। भी मैं को क्या बोलते हैं? आई। आप सुन रहे हो, आप और तुम दोनों के लिए अंग्रेजी में एक ही व्यवस्था है, यू। आपको भी यू कहेंगे और तुम को भी क्या कहेंगे? यू। थर्ड पर्सन टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन, और आप कहेंगे कि प्रोनाउन में जान तो है नहीं, मीन्स प्राण नहीं है, नॉन लिविंग है, इनएनिमेट है, तो इसे आप इट की श्रेणी में डाल सकते हो। भी जितने भी निर्जीव चीज़ें होती हैं वो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इट कैटेगरी में जाता है, ठीक है। तो स्पीकर तो हो गया आई, बोलने वाला। लिसनर हो गया जो कि तुम सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, तो यू। टॉपिक अगर नॉन लिविंग है, इनएनिमेट है, जिसको हम कहें कि प्राणहीन है, तो इट है। अगर निर्जीव नहीं होता, सजीव होता, एनिमेट होता, लिविंग होता, तो निश्चित रूप से दो ऑप्शन हमारे पास होते कि हम या तो पुरुष की बात करते या महिला की बात करते, लड़के की बात करते या लड़की की बात करते, मेल की बात करते या फीमेल की बात करते। तभी तक हमारे पास क्या चीज़ें निकल कर आ गई कि स्पीकर हमेशा खुद को मानना है, आई। लिसनर जो सामने होगा उसको मानना है, और टॉपिक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लिविंग है तो ही या शी, नॉन लिविंग निर्जीव है तो इट, ठीक है। आई का प्लूरल जो होता है ना, वो होता है वी। आई का प्लूरल क्या बनता है? वी। यू का प्लूरल यू। अब चाहे सामने एक व्यक्ति हो, उसको तुम कहो आप, या तुम, तो भी आप यू कहोगे, और मोर देन वन है तब भी आप यू कहोगे। इट, ही और शी, इन तीनों को आप प्लूरलाइज करोगे तो दे बनेगा। इट का बहुवचन भी दे बनेगा, ही का भी दे है और शी का भी दे है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना आसान है, बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा मशक्क़त का सामना करना नहीं पड़ेगा। मैंने ये क्यों शुरू किया, वर्ड कैटेगरी क्यों बताई, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि कई बार क्लोज टेस्ट में बहुत जगह पे आप स्टक हो जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर जैसे क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं। अगर वर्ड कैटेगरी पता होती तो शायद वो चीज़ें आसान बन जाएं। यहाँ पे वर्ड कैटेगरी में जो चीज़ें काम की हैं वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये चीज़ें काम की हैं। बाकी तो खैर ज़्यादा बड़ी बात नहीं, फिर भी मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको कि ये प्रोनाउन की तरीके हैं। खाली प्रोनाउन यही होते हैं ऐसा भी नहीं है, ये मैंने केवल एक पार्ट बताया है प्रोनाउन का, जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और बहुत सारे होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज भी होते हैं, है ना। ईच अदर या वन अनदर भी होता है, या फिर हम कहें कि हु या विच या दैट भी होता है। अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है। फिलहाल के लिए इतना समझो कि प्रोनाउन इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और ये कौन सा प्रोनाउन मैंने बता दिया आपको? ये पर्सनल प्रोनाउन बता दिया, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और ये इसलिए बता दिया क्योंकि प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब भी काम आएगा और नरेशन पढ़ाऊंगा तब भी काम आएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने निकाली, नाउन और प्रोनाउन। अब हम आएंगे तीसरे चीज़ पर, और तीसरा था, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है बताया था मैंने, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं है, क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण।
मैंने कहा था कि तीसरे नंबर पे क्यों लिया है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ये ऐसे शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, है ना, विशेषता बताते हैं। अच्छा, इसकी पहचान करने का तरीका, अभी हम बात डेफिनेशन की नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग कि हाउ टू आइडेंटिफाई देम। तो पहली चीज तो यही है कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं, के लिए यूज होते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं ताकि अंग्रेजी माध्यम वाले भी कवर कर लें। द वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। The words which are used for nouns and pronouns are called adjectives. जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। कैसे, वो आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो को। देखिए, जैसे मैं कहूं ही इज, लिख दिया मैंने क्राफ्टी, ठीक है, या फिर मैंने लिखा सुमित हैज गॉट अ वंडरफुल आइडिया। ठीक है, अब समझिए, हम सब कुछ सीख के आए हैं तो ही प्रोनाउन है, पता लग गया होगा। ही थर्ड पर्सन में आता है, अभी मैंने बताया था कि ही शी इट थर्ड पर्सन में आते हैं। ही और शी तब आता है सिंगुलर रूप में जब लिविंग ऑब्जेक्ट हो, सजीव हो। क्राफ्टी यहां पे किसके लिए आ रहा है? अब क्राफ्टी क्या है पहले ये समझ लो। क्राफ्टी का मतलब कनिंग होता है। क्राफ्टी का मतलब क्या होता है? कनिंग, चालाक। ठीक है, ये छोटे छोटे शब्द हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। याद तभी रहेंगे जब बार बार में इनको यूज करोगे, बार बार में रिवीजन करोगे। तो क्राफ्टी का मतलब चालाक है। ही इज क्राफ्टी, वह चालाक है। तो कोई पूछे कि क्राफ्टी का संबंध किस शब्द से है, क्या इज से है या ही से है, तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे संबंध ही से है, इज से संबंध नहीं है। और ही को हमने नाम दे दिया प्रोनाउन। और मैंने अभी कहा कि जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा वो कहलाएगा एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ, समझ में आ गया होगा। दूसरे में चलें तो सुमित नाउन है। क्यों? क्योंकि नाम है किसी व्यक्ति का। आगे वाली बातें एक बार छोड़ दें। अब यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। अब मैं उस बिंदु पे आ जाता हूँ कि मैंने एक चीज़ छोड़ी थी कि इससे भी नाउन निकाल सकते हो। याद रखेंगे कि डिटरमिनर्स जो हैं, जो 9th कैटेगरी बताई मैंने आपको, डिटरमिनर्स वाली 9th कैटेगरी बताई डिटरमिनर की, इसी में मैंने कहा था कि ये आर्टिकल्स इसमें इंक्लूड करते हैं हम, ए एंड द। ठीक है, डिटरमिनर किसी सेंटेंस में अगर दे रखा हो तो यकीन मानना कि उसके अंदर आपको नाउन मिलेगा। डिटरमिनर, वेरेवर यू फाइंड डिटरमिनर्स मीन्स देयर विल बी नाउन फॉर श्योर। निश्चित रूप से वहां पे नाउन मिलेगा ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा वो पोजीशन पहचाननी है बस। तो यहाँ देखिए ए दे रखा है, डिटरमिनर है, आर्टिकल है, इसके बाद कितने शब्द हैं? 1 और 2। ऐसी कंडीशन जब हो, जब 2 शब्द हों तो दूसरा शब्द नाउन होगा। और नाउन को मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है। तो नाउन से पहले निश्चित रूप से एक एडजेक्टिव आएगा। तो वंडरफुल यहाँ पे क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। समझ में आ रही है बात? डिटरमिनर के बाद में 2 शब्द हैं तब की कहानी है। मान लो एक ही शब्द होता, ऐसा होता सुमित हैज गोट एन आइडिया, एन होता आर्टिकल, आइडिया होता एक ही शब्द, तो एक शब्द होने पर वही नाउन बन जाता। यहां से समझ लेना इस बात को कि आर्टिकल के बाद अगर एक ही शब्द होता है तो वो नाउन होता है। 2 शब्द होते हैं तो नाउन के पहले वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव। और वो जो शब्द जो दूसरा है वो कहलाता है नाउन। तो इससे भी हमने निकाल लिया एडजेक्टिव कौन सा है। एक और देख लीजिए, माई अमीगोज आर, और मैंने लिख दिया यहाँ पे क्राफ्टी। अब देखिए दोनों वर्ड्स का रिवीजन हो जाएगा आपका। तो मेरे जो अमीगोज हैं, अमीगोज क्या बताया था मैंने? फ्रेंड। तो अमीगो का मतलब फ्रेंड है। और क्राफ्टी क्या बताया था? कनिंग, चालाक। ठीक है, तो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपको पता है। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार क्लैरिटी बढ़ेगी। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है।
पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है? निश्चित रूप से नाउन आता है, ठीक है। और वैसे भी ये प्लूरल बन रहा है अमीगो का, जिसका प्लूरलाइज करना पॉसिबल हो फॉर्म और जिसकी काउंटिंग हो सकती हो, वो सब नाउन होते हैं। अब ये तो खैर वर्ब है ही, पता ही होगा आपको। क्राफ्टी किसके लिए आ रहा है? मेरे जो दोस्त हैं वो चालाक हैं, तो आप कहोगे कि क्राफ्टी कौन है, चालाक कौन है? दोस्त हैं। दोस्त क्या है? नाउन। और नाउन के लिए जो शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो साहब एक तरीका तो ये है एडजेक्टिव को निकालने का कि जो डेफिनेशन है वहीं से हमने तरीका निकाल लिया कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे समझना क्या है कि जो नाउन या प्रोनाउन के लिए आए वो एडजेक्टिव्स हैं। तो ये आ रहा है नाउन के लिए, ये एडजेक्टिव है। ये एग्जांपल्स नोट डाउन कर सकते हैं आप। ये तो हुआ पहला तरीका। जहां जहां आपको नोट करना है वहां वहां वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें, सब समझ में आपको आ जाएगा। लिख भी पाएंगे, नोट्स बना पाएंगे, और वैसे मैंने इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करवाया है, वहां से भी आप देख पाएंगे। दूसरे पे आइए। दूसरा है सफिक्सेज। और सफिक्सेज क्या है अब बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पढ़ लिया। सफिक्सेज क्या होते हैं? जो शब्द किसी वर्ड के बाद में जुड़ते हैं, एंड करते हैं शब्द का, वो सफिक्स। कुछ सफिक्सेज हैं जिनसे एंड होने वाले शब्द एडजेक्टिव्स कहला सकते हैं। जैसे कि मैंने नाउन का कैटेगराइज किया था, वैसे यहाँ पे भी एक कैटेगरी बना सकते हैं आप। जैसे फुल आ जाए तो लेस भी आ सकता है। फुल का उल्टा लेस होता है, कोई चीज़ भरी हुई हो, कोई चीज़ रहित हो तो लेस हो सकता है। इसके अलावा कई बार IVE दे रखा होता है, वो शब्द एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो फुल के लिए एक वर्ड मैं डाल देता हूँ। ऐसा नहीं है कि इनसे एंड होने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव ही होंगे, ध्यान रखें। लैंग्वेज में कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है कि 100% ऐसा ही पॉसिबल है, लेकिन हाँ जनरली ऐसा ही होता है, ये बताना चाह रहा हूँ। तो कहीं ऐसा नहीं, कहीं पे फुल देखा, जैसे आपने एक वर्ड देख लिया हैंडफुल, और फिर आप कहो कि सर बताओ कि ये एडजेक्टिव है कि नाउन है, क्या है? ये नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है। फुल है हालांकि इसमें, तो हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार अपवाद भी पॉसिबल है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि इनसे एंड होने वाले शब्द क्या होंगे? एडजेक्टिव्स होंगे। जैसे कि मैं लिख दूं कलरफुल, या फिर मैं लिख दूं वंडरफुल, तो ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। लेस कर दीजिए कलरलेस, या फिर पेनलेस, तो ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। IVE जैसे प्रोटेक्टिव, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। डिफेंसिव, तो ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। और वैसे एडजेक्टिव जो खुद वर्ड है उसमें भी IVE है, लेकिन वो एडजेक्टिव नहीं है, वो शब्द की कैटेगरी नाउन है। इसीलिए मैंने कहा कि हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एडजेक्टिव हो। क्या बोला मैंने? एडजेक्टिव जो शब्द है इसमें भी तो IVE आ रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है। ये शब्द जो है वो नाउन है, इसीलिए हम एडजेक्टिव का प्लूरलाइज फॉर्म एडजेक्टिव्स करते हैं। लेकिन जनरली IVE एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं कि वो एडजेक्टिव है कि नहीं। वंडरफुल देख सकते हैं आप, देखो ये वाला एग्जाम्पल था, इसमें वंडरफुल को हमने एडजेक्टिव कहा। तरीके बहुत सारे हैं निकालने के एडजेक्टिव को। फुल देखा उससे मान लिया, या डिटर्मिनर देखा उससे पोजीशन देखकर कि जो दूसरा शब्द होगा वो तो नाउन होगा, और पहला शब्द उससे पहले जो वर्ड आएगा नाउन का जो मॉडिफायर होगा, नाउन की जो विशेषता बताएगा, वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी निकाल सकते हो आप एडजेक्टिव। और भी काफ़ी सारे मतलब सफिक्सेज हो सकते हैं जिनसे आप एडजेक्टिव निकाल सकते हैं। हम आगे आगे जो पैराग्राफ लेंगे उसके अंदर बता दूंगा मैं आपको कि हाँ ये सफिक्सेज भी थोड़ी सी आप छोड़ देना यहाँ पे स्पेस, कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ भी जोड़ी जा सकती है, क्योंकि इसका कोई एंड तो है नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बता दिया जाएगा कि एडजेक्टिव्स ऐसे भी निकाले जा सकते हैं। तीसरे पे आइए। एडजेक्टिव निकालने का एक तरीका हो सकता है कि डिग्री बनाई जा सकती है एडजेक्टिव की। डिग्री जिसे आप हिंदी में कहते हैं स्तर, ठीक है। और डिग्री 3 तरीके की होती है, बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा आपने। एक होती है डिग्री पॉजिटिव, एक डिग्री होती है कंपैरेटिव, और एक डिग्री होती है सुपरलेटिव, ठीक है। ये सब डिग्रीज हैं 3। डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन जिसका पॉसिबल होता है, कई ऐसी परीक्षाएं भी होती हैं, जैसे हाई कोर्ट LDC का एग्जाम मान लीजिए, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन आता है।
डिफेंस वाली परीक्षा में, अग्निवीर की परीक्षा मान लीजिए, वहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री चेंज करवाना भी आपसे पूछते हैं। आपके एसएससी में या बैंक में ऐसा कोई पैटर्न आता नहीं है, तो हम केवल इतना समझ लें कि डिग्री 3 होती हैं, और जिस शब्द की डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होता है, जिसकी डिग्री बनाई जा सकती है, वो एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। होंगे ऐसा नहीं है, हो सकते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि डिग्री 2 चीज़ों की बन सकती है। या तो बना सकते हो आप एडजेक्टिव की डिग्री, और या फिर बना सकते हो एडवर्ब की डिग्री। ये 2 चीज़ें हैं जो एडजेक्टिव या एडवर्ब भी हो सकती हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ही रन्स फास्ट, ठीक है, और एक लिखा रहे ही इज अ फास्ट रनर। ये 2 चीज़ें मैंने लिखी। इन दोनों में अगर आप निकालें शब्द, तो ही को क्या कहोगे? प्रोनाउन। और आप साथ साथ में ये भी कहते हैं कि यहाँ पे ये प्रोनाउन कौन सा है? थर्ड पर्सन है। और सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो आप कहेंगे कि सिंगुलर है। अब यहाँ रन जो है वो क्रिया है। आगे जो कैटेगरी आएगी एडवर्ब के बाद में बता दूंगा क्रिया कैसे है। फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है। क्यों है? क्योंकि इस क्रिया की विशेषता बता रहा है ये इस क्रिया के लिए आ रहा है कि दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है। तो दौड़ने की इंटेंसिटी पता लग रही है कि फास्ट दौड़ता है, धीरे नहीं दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे वर्ब की विशेषता है, इसलिए एडवर्ब है। इससे रिलेट करें तो फास्ट की डिग्री बनती है, क्या बनती है? फास्ट बन जाएगी पॉजिटिव, फास्टर बन जाएगी कंपैरेटिव, और फास्टेस्ट बन जाएगी सुपरलेटिव। ठीक है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये 3 डिग्री बनाई। लेकिन फिर भी देखो, मैंने कहा था कि डिग्री जिसकी बनती है वो या तो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। वो आपको निकालना पड़ेगा, सेंटेंस देखकर पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्ब की विशेषता बता रहा है, इस कारण से एडवर्ब है। लेकिन नीचे वाले पर एग्जाम्पल में देखिए, ही है वो प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। डिटर्मिनर के बाद 2 शब्द आते हों, मैंने बताया था अभी, तो दूसरा शब्द हो जाएगा नाउन, और नाउन के पहले जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। बताया था कि अगर डिटर्मिनर है उसके बाद 2 शब्द आए तो दूसरा शब्द नाउन होगा, और पहला उसके पहले, चूंकि नाउन का मॉडिफायर आएगा, नाउन की विशेषता बताएगा, तो एडजेक्टिव होगा। अब डिग्री तो इसकी बनती है फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ये एडजेक्टिव क्यों हुआ? मैंने बताया, डिटर्मिनर से देख लो। या रनर की विशेषता बता रहा है, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं वो भी एडजेक्टिव होते हैं। तो ये इस नाउन के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है? ये एडजेक्टिव है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे भी निकाला जा सकता है कि एडजेक्टिव है कि नहीं। तो ये आपका तीसरा तरीका हुआ एडजेक्टिव को निकालने का। कौन कौन से तरीके हमने सीखे? एक तरीका हमने सीखा कि अगर आप किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आने वाला शब्द देखते हैं वो एडजेक्टिव है। दूसरा हमने सीखा कुछ सफिक्सेस होते हैं, और भी हो सकते हैं सफिक्सेस, दैट वो बता दूंगा मैं। जब आप सेंटेंस में देखकर पता लगाएंगे तो वहाँ से कुछ निकाल पाएंगे। और तरीका भी वही सही है, रटने से बढ़िया तरीका वही है कि किसी सेंटेंस में देखकर आप पता लगाएं कि हाँ ये एडजेक्टिव है, और जब बार बार में वही चीज़ें रिपीट हो तो एक आइडिया निकाल लें कि हाँ ऐसा होने पर ऐसा हो सकता है। इसी तरीके से तो रूल बनते हैं। और तीसरा जो है वो एडजेक्टिव वो होगा जिसकी डिग्री बन सकती है, और डिग्री कितनों की बनती है? 2 की, एडजेक्टिव और एडवर्ब की। वो आपको पहचानना है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। तो यहाँ हमने निकाला कि एडवर्ब, क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है, और यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है, या फिर डिटर्मिनर के ठीक बाद वाला शब्द है 2 शब्द होने पर। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो आपके पास एक तरीका और होता है इसका, और वो तरीका देखिए क्या है? कॉम्प्लीमेंट का तरीका होता है। नंबर 4, एक वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है जोड़ने वाली क्रिया। ठीक है, जोड़ने वाली क्रिया का मतलब क्या है वो समझना। इसके अंदर कई बार बी का रूप आ जाता है। अब बी क्या होता है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बात करेंगे हम विस्तार से इसके बारे में। बी या लुक या सीम या टेस्ट या साउंड, अपीयर, है ना, ये जो क्रियाएं होती हैं और भी होती हैं, ये लिंकिंग वर्ब होती हैं। मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूं कि कैसे लिंकिंग वर्ब निकाली जाए, और मैं क्यों इसकी चर्चा कर रहा हूं। लिंकिंग वर्ब का पता कैसे लगता है? जैसे मान लो एक सेंटेंस है, ही इज हैप्पी, ये एक सेंटेंस है। बी का मतलब क्या है वो आप नोट कर ही लो। बी जहां भी आए
वहाँ आपको समझना है कि इसकी फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है इज एम आर। बी की सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वॉज या वर। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। बी का जो आईएनजी रूप होता है वो होता है बीइंग। और बी जो खुद है वो बेस फॉर्म होती है V0 रूप होता है। V0 क्या है बता दूंगा मैं आपको। फिलहाल इतना समझना है कि बी जहां भी आएगा वहां पे हम बात करते हैं 8 शब्दों की। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शब्द ये हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो तब की बात है। अब इसमें भी हम केवल इन 5 की ही बात कर रहे हैं फिलहाल तो, क्योंकि लिंकिंग वर्ब तो ये 5 ही होती हैं, बाकी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब देखिए ही इज हैप्पी, इसमें ही जो है प्रोनाउन है, पता है आपको, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। अब ये हैप्पी है वो एडजेक्टिव है। अब कितने तरीकों से निकाल सकते हैं वो समझो। एक तरीका हुआ कि हैप्पी की डिग्री बनती है हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। एक तरीका हुआ कि प्रोनाउन के लिए आ रहा है कि खुश कौन है, ही है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। अब एक और तरीका जो मैं यहाँ इस पॉइंट से बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है। अब कैसे मान लें कि लिंकिंग वर्ब है, तो इसका एक जुगाड़ बताता हूँ। जुगाड़ को इंग्लिश में बोलते हैं मेक शिफ्ट, ये आप नोट कर लेना। मेक शिफ्ट का मतलब होता है जुगाड़। तो इसका एक जुगाड़ ये है कि आप इसको यूं लिख सकते हो क्या, ही बराबर हैप्पी। लिंकिंग वर्ब को हटाकर अगर दो शब्दों को कनेक्ट किया जा सके, इसका मतलब वो जोड़ने का काम कर रही थी। लिंक का मतलब ही जोड़ना होता है, तो वो क्रिया जो जोड़ रही है किसको, सब्जेक्ट को, और जो तीसरा शब्द होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है जिसको बोलते हैं, वो एडजेक्टिव हो सकता है। होगा ऐसा नहीं है, हो सकता है, क्योंकि और भी पॉसिबिलिटी इसमें होती है। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि खुश कौन है, ही है, इसका मतलब इज है, वो लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब के बाद में आपको क्या बताया मैंने, क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब के बाद में, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग देख के लिखना। एक स्पेलिंग COMPLI भी होती है यहाँ पे, ई के स्थान पे। वो कॉम्प्लीमेंट शुभकामना देना होता है, विश करना होता है। ये ई है, ये पूरक होता है, तो इसको आप हिंदी में कहेंगे पूरक। तो लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, जो क्या हो सकता है, जो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। याद रखेंगे, ये बार बार मैं रिपीट करूंगा, पूरी ग्रामर जब तक चलेगी हमारी। ध्यान रखना है आपको। लिंकिंग वर्ब क्या है, तो एक तरीका है लिंकिंग वर्ब को हटाकर बाकी दिए गए शब्दों को जोड़ने की कोशिश करो। सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने की कोशिश करो। अगर जुड़ता है, बराबर रखा जा सकता है, इक्वल किया जा सकता है, तो वो लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद में कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग में ई आएगा, आई नहीं आएगा। आई आएगा तो उसका मतलब होता है शुभकामना देना, विश करना। और कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। ये एडजेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि डिग्री बन रही है, और मैंने नाउन या प्रोनाउन में कहीं पर भी ये नहीं कहा था कि जिसकी डिग्री बनती है वो एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब, सॉरी, नाउन या प्रोनाउन है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी नोट कर लेना। ये भी एग्जाम में प्रश्न सीधा सीधा आता है। फिलहाल यहाँ से हम सीखते चलेंगे तो आगे वो रिवीजन में आएगा। एडवर्ब कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है। एडवर्ब कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एडवर्ब कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव ही हो सकता है। समझ में आ गई बात। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, इसको पॉज करके सारा नोट डाउन करो और फिर अगले स्लाइड में इसकी चर्चा करते हैं। देखो, एक सेंटेंस और ले लो, जैसे ही लुक्स सरप्राइज्ड। अब इसमें अगर आपको वर्ड कैटेगरी निकालनी हो तो आप बोलोगे ही है प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, लुक है वो लिंकिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि ही बराबर सरप्राइज्ड लिखा जा सकता है, लिख सकते हो। सरप्राइज्ड कौन है, अचंभित कौन है, ही है, इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है। अभी बताया था मैंने कि लिंकिंग वर्ब में लुक भी आ सकता है ना। ज्ञानेंद्रियों से संबंधित क्रियाएं हैं ये,
लुक मतलब देखना है, तो देखना हमारे आँख का काम है, जो कि एक ज्ञानेंद्रिय है, जो कि एक सेंस है। तो ये लिंकिंग वर्ब हुआ। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। फिलहाल के लिए इतना मान लो कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। तो देखो नाउन प्रोनाउन में ईडी तो मिलेगा नहीं आपको, नाउन जहाँ भी होगा वहाँ पे ईडी नहीं मिलेगा लास्ट में, ये भी आप ध्यान रखना। ईडी मिल रहा है इसमें, है ना, तो ये एडजेक्टिव होगा। वैसे भी डिग्री बन सकती है सरप्राइज्ड, मोर सरप्राइज्ड, मोस्ट सरप्राइज्ड। अचंभित, उससे ज़्यादा अचंभित कौन है, सबसे अधिक अचंभित कौन है, ऐसा हो सकता है ना। तो डिग्री जिसकी बन सकती है वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इससे भी आप निकाल सकते हो कि एडजेक्टिव ऐसे निकाला जा सकता है। तो तीन चीज़ें आपने सीख ली, नाउन निकालना, प्रोनाउन निकालना, एडजेक्टिव निकालना। अब हम बात करें कि एडवर्ब कैसे निकालोगे। एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। ये एक बेसिक सी जानकारी चल रही है, क्योंकि अंग्रेजी में प्रवेश करने के कुछ नियम हैं, किसी भी भाषा को सीखने के तरीके हैं। वो तरीके मिस कर जाओगे तो फिर तो भाषा समझ में आएगी नहीं और बोझ पड़ता जाएगा, और फिर उस बोझ को ढोए जाओगे आप। एडवर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। नाम से समझो क्या कह रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। ऐसे विशेषण जो क्या करते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। और ध्यान रखें कि ये केवल और केवल क्रिया की विशेषता बताए ऐसा नहीं है, ये कुछ चीज़ों की विशेषता बता सकता है। तो एडवर्ब्स कैन मॉडिफाई, हिंदी माध्यम वाले लिख लेना, एडवर्ब्स विशेषता बता सकता है। किस किस की विशेषता बता सकता है? एडवर्ब विशेषता बता सकता है वर्ब की। इसके अलावा एडवर्ब्स विशेषता बता सकते हैं एडजेक्टिव की। इसके अलावा ये विशेषता बता सकते हैं एडवर्ब की। इसके अलावा बता सकते हैं किसी भी सेंटेंस की, या ये विशेषता बता सकते हैं किसी प्रेपोजिशन की, या फिर ये विशेषता बता सकते हैं किसी कंजंक्शन की। ये सारे काम एडवर्ब के द्वारा किए जा सकते हैं। मतलब विशेषता बताने वाली चीज़ें अंग्रेजी में दो ही हैं, एक तो है एडजेक्टिव और एक है एडवर्ब। एडजेक्टिव के पास दो ही विभाग हैं, नाउन और प्रोनाउन, लेकिन एडवर्ब जो है उसमें ये सब विशेषता, मतलब इसको मैं शॉर्ट में कहूँ तो यूँ कह सकता हूँ कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी की विशेषता बताए वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एडवर्ब हो जाएंगे, यूँ कहा जा सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव्स, ठीक है। बाकी जिसकी विशेषता बताने का काम हो वो सारे काम कौन करेगा? एडवर्ब। और ये भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आसान है। देखो, क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया इसके नाम के अंदर है। विशेषण की विशेषता, विशेषण का मतलब एडजेक्टिव, इसकी विशेषता तो भी एडवर्ब है। और पूरा नाम जब आप पढ़ोगे तो क्या बन जाएगा? क्रिया विशेषण। तो पूरे क्रिया विशेषण का मतलब एक एडवर्ब, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। ये इसके नाम के अंदर दे रखा है, क्रिया विशेषण और पूरा क्रिया विशेषण। तो वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता, पूरे एडवर्ब की विशेषता, ठीक है। इसके अलावा सेंटेंस मतलब कोई भी वाक्य है उसकी विशेषता, प्रेपोजिशन की विशेषता, कंजंक्शन की विशेषता बता सकता है। शॉर्ट में क्या कह सकते हो? नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी की विशेषता बताए वो एडवर्ब है। अब इसको पहचानने की अगर बात आए तो क्या हम ये पहचानना आसान नहीं है कि आपको इतना सा देखना है कि कोई शब्द किसके लिए आया है, किस शब्द का संबंध किससे है। अगर इनमें से किसी से है तो मान के चलना कि वो एडवर्ब है। और जनरली याद रखें, एक बात और लिख देता हूं, देखो एडवर्ब जो होता है ना, उसके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं पोजीशन को लेकर, कि किसी एडवर्ब को किसी वाक्य में कहां पर लगाया जाए। पोजीशंस संबंधी क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं आपसे। तो आपको एक प्रश्न में यहां बता रहा हूं कि जनरली एडवर्ब्स आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ड विच इज, या बिफोर द वर्ड्स कर देता हूं, बिफोर द वर्ड्स विच आर modified by them. Generally adverbs are placed before the words which are modified by them. इसको हिंदी माध्यम वाले क्या लिखेंगे? सामान्यतया क्रिया विशेषण का प्रयोग उन शब्दों से ठीक पहले होता है जिनकी इन्हें विशेषता बतानी होती है या जिसकी विशेषता बताई होती है।
तो एडवर्ब का प्रयोग उस शब्द से ठीक पहले जिसकी विशेषता बतानी होती है। एडवर्ब कहाँ आएगा? उस शब्द से पहले जिसकी विशेषता इसके द्वारा बताई जाती है। समझ रहे हो बात? तो ये है एडवर्ब की एक कहानी। एडवर्ब के बारे में क्या क्या बताया मैंने? नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जिसकी विशेषता बताए वो एडवर्ब। किसकी विशेषता बता सकता है? तो 3 तो इसके नाम में से निकाल लिए, बाकी सेंटेंस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन की विशेषता बता सकता है। आप में से कुछ ने जो ग्रामर पढ़ी हो वो ये भी जानते होंगे कि नाउन प्रोनाउन के लिए भी कुछ एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन वो विस्तार की चर्चा है। दैट विल टॉक लेटर व्हेन वी टॉक अबाउट एडवर्ब टॉपिक। एडवर्ब के बारे में बात करेंगे तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज इतना ध्यान रखें। और एडवर्ब्स का प्रयोग कहाँ करेंगे? जनरली उस शब्द से पहले जिसकी विशेषता इनके द्वारा बताई जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल्स देखिए इसके, जैसे मैं लिखूं क्लियरली इट इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में मैं फिलहाल के लिए कह दूं आपको कि क्लियरली एडवर्ब है। अब आप बोलो कि कैसे मान लें? तो ये ऐसे मान लो कि ये पूरा एक सेंटेंस बचा हुआ है यहाँ पे। ये पूरा एक सेंटेंस है और सेंटेंस से पहले आने का अधिकार किसका है? एडवर्ब का है। सेंटेंस को मॉडिफाई कौन कर सकता है? एडवर्ब कर सकता है, इसलिए ये एक एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, पूरे सेंटेंस से पहले तो है। इट से पहले आता तो ये कॉमा की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर तो ये कॉमा लगाया है, इसका मतलब पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है। भी इसको पढ़ लो कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का, ये कोई समस्या का हल नहीं है, और कह रहा है कि ये स्पष्ट सी बात है, क्लियर सी बात है कि ये समस्या का हल नहीं है। तो ये किसी एक शब्द विशेष के लिए नहीं आ रहा, पूरे सेंटेंस के लिए आ रहा है, इसलिए सेंटेंस की विशेषता बता रहा है। और सेंटेंस की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। ठीक है, अच्छा जी, एक सेंटेंस ऐसे हो, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। अब बाकी शब्दों को मैंने छोड़ दिया, चलो मार्क कर लेते हैं उनको भी। ये जो इट है ये प्रोनाउन है, पता है आपको, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। इज वर्ब होती है। नोट के बारे में ध्यान रखना कि एडवर्ब है। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान भी रख लेनी है और हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेनी है। नोट क्या होता है? एडवर्ब। एक होता है नो, एनो, वो होता है डिटरमिनर। नो होता है डिटरमिनर, नोट होता है एडवर्ब। कहीं जहाँ पे भी आप लिख रहे हो वहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख लेना कि नो है वो डिटरमिनर होता है और नोट है वो एक एडवर्ब होता है। समझ रहे हो बात? और इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन, नकारात्मक करने वाला एडवर्ब है। अ सॉल्यूशन में ये डिटरमिनर है, पता ही होगा आपको, आर्टिकल है। ठीक है, डिटरमिनर के बाद एक ही शब्द है। अब आप कहोगे शब्द तो बहुत दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, तो एक ही कैसे बोल रहे हो? तो मैं बता दूं आपको कि 3 मैक्सिमम शब्द हो सकते हैं और तीनों शब्द में एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, ये 3 शब्द हो सकते हैं। डिटरमिनर के बाद 3 ही मैक्सिमम वर्ड्स हो सकते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो प्रेपोजिशन आ गया 2, डिटरमिनर भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, इसलिए मैं यहीं तक काउंट कर रहा हूँ, इसको आगे जा नहीं रहा। तो ये हो गया नाउन, डिटरमिनर के बाद है। और सोल्यूशन का प्लूरल बनता है, पता है आपको, सोल्यूशंस बनता है, काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, इसलिए भी नाउन है। ये एक प्रेपोजिशन है, पता है आपको, टू। अच्छा, टू जब वर्ब के साथ आता है, कुछ बातें मैं बीच बीच में कर रहा हूँ वो भी नोट करते चलना। टू वर्ब के साथ जब आता है तब ये इन्फिनिटिव बनाता है। टू प्लस बेस फॉर्म क्रिया का पहला रूप जो होता है, मूल रूप होता है, उसके साथ आएगा तो इन्फिनिटिव बनाएगा। अदरवाइज ये प्रेपोजिशन होता है, तो ये प्रेपोजिशन है। और मैंने कहा था कुछ चीज़ें रिकॉल कर पाओ अगर आप, तो प्रेपोजिशन के बाद में क्या लगता है साहब? एक नाउन लगता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट लगता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, चाहे वो सेंटेंस का हो या प्रेपोजिशन का हो, नाउन या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन ये है नहीं प्रॉब्लम, इसलिए ये क्या है? नाउन है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ द जो है वो डिटरमिनर है,
इससे भी निकाल सकते थे कि डिटर्मिनर के बाद एक ही शब्द है तो क्या है, नाउन है। ठीक है, तो ये देखो एक तरीका बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, फील आ रहा होगा अच्छे से, पॉजिटिव वाइब्स आ रही होंगी कि हम भी निकाल पा रहे हैं वर्ड कैटेगरी को। यहाँ पे देखिए ही है वो क्या है, प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। मैं बार बार में बोल रहा हूँ ताकि बार बार में करने से दिमाग में बैठेगा आपके। इज है वो क्रिया होती है, ठीक है, पता ही होगा। वेरी ऑनेस्ट, अब देखिए ऑनेस्ट का संबंध किससे है, ही से। ईमानदार कौन है, ही है। प्रोनाउन के लिए कौन आता है, एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव के लिए कौन आता है, एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो ये एडवर्ब है, यहाँ पे एडजेक्टिव की विशेषता है। और जनरली मैंने वहाँ पे सामान्यतया लगाया है, लैंग्वेज में सब कुछ फिक्स नहीं है, तो सामान्य केस में जिसकी विशेषता बताएगा उससे पहले, तो यहाँ भी फॉर्चुनेटली उस शब्द से पहले है जिसकी विशेषता इसको बतानी है, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। समझ रहे हो। और वैसे भी समझो कि इज लिंकिंग वर्ब है। क्या मैं कह सकता हूँ ही बराबर वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार। कौन है ईमानदार, ही है। तो वो जुगाड़ जो हमने देखा था लिंकिंग वर्ब वाला, इज को हटा दोगे, बराबर का साइन लगा दोगे, तो ही बराबर वेरी ऑनेस्ट लिखा जा सकता है। मैंने कहा था कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो एक तरीका तो इसकी डेफिनेशन से निकल कर आ जाता है। दूसरा तरीका एडवर्ब को निकालने का है ly एंडिंग वर्ड्स। अब ये हर बार नहीं होता लेकिन जनरली होता है। जिन शब्दों का एंड ly से होता है वो भी क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स। जिन भी शब्दों का एंड ly से होता है वो जनरली क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ताकि बाइलिंगुअल अप्रोच से मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, ताकि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी पढ़ पाएँ और हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी भी प्रॉब्लम में ना आए। ly एंडिंग वर्ड्स आर जनरली कॉल्ड एडवर्ब्स। ठीक है, जिन शब्दों का एंड ly से होता है वो सामान्यतया एडवर्ब। ये सामान्यतया शब्द को मत भूलना। ठीक, अच्छा जी, देखें जैसे एक शब्द है फ्लुएंटली, क्या होता है, धारा प्रवाह, बगैर रुके। एक वर्ड ले लिया मैंने स्लोली, एक वर्ड ले लिया मैंने क्विकली। ठीक है, धीरे धीरे, जल्दी से, नाइसली, अच्छे से, बैडली, बुरे तरीके से। सब ly एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स जनरली। तो ये सारे शब्द क्या कह दोगे आप, एडवर्ब हैं। ठीक है, ये भी सारे एडवर्ब हैं, वो भी एडवर्ब हैं। तो एक तरीका ये भी एडवर्ब निकालने का, समझ रहे हो। तो ly से अंत होने वाले शब्दों को भी क्या कहा जा सकता है, एडवर्ब कहा जा सकता है। एक तरीका निकाला डेफिनेशन से, दूसरा तरीका निकाला सफिक्स से। इसको सफिक्स मान लो क्योंकि शब्द के बाद में जुड़ रहा है, इसलिए सफिक्स है। अच्छा जी, अगले में आइए। तीसरा तरीका बता रहा हूं एडवर्ब को निकालने का। तीसरा तरीका है कि साहब आप मैन वर्ब को देखो, मैन वर्ब निकाल सकते हो क्या। हालांकि अगला पॉइंट जो अपना है वह भी है, लेकिन वहां बताने को ज़्यादा कुछ है नहीं, आप यहीं पे समझ लो। मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या होती है, जिसकी तीनों फॉर्म बनती है। इसी को हम एक्शन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं वर्ब का, क्योंकि वहां कुछ बताने को ज़्यादा रहेगा नहीं। बाकी वर्ब टॉपिक पढ़ेंगे तब विस्तार से बात करेंगे। मैन वर्ब को ही क्या कहा जाता है, एक्शन वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ब, एक्शन किससे बनता है, एक्ट से। एक्शन किससे बनता है, एक्ट से। एक्ट का मतलब क्या होता है, कार्य। तो जो काम करती है वही मैन वर्ब है, जो भी काम हो वही मैन वर्ब होती है। ठीक है, और मैन वर्ब की एक खास बात होती है कि इसकी तीनों फॉर्म बनती है, V1, V2, V3। वैसे तो 5 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन एक बार के लिए हम बेसिक टच कर रहे हैं, तो तीनों फॉर्म बन जाए वो मैन वर्ब। जैसे कि मैं कहूँ गो, तो गो, वेंट, गोन, तीनों फॉर्म बन जाती है, तो आप कहोगे कि हाँ ये मैन वर्ब है। जैसे कि मैं कह दूँ प्ले, तो आप कह दोगे कि हाँ इसकी सेकंड फॉर्म प्लेड होती है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है, तो ये भी मैन वर्ब हो सकती है। एक्शन वर्ब है, काम भी हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है जाने का, यहाँ काम हो रहा है खेलने का, तो मैन वर्ब निकाल लोगे मेरे हिसाब से आप। अच्छा, मैन वर्ब आपने निकाल ली, तो आप 3-4 क्वेश्चंस पूछेंगे मैन वर्ब से। एक क्वेश्चन आप पूछेंगे हाउ से, हाउ को हिंदी में कहेंगे कैसे। एक पूछेंगे व्हेन से, व्हेन का मतलब कब। एक पूछेंगे आप वेयर से, वेयर का मतलब कहां। एक पूछेंगे आप हाउ ऑफन से, ठीक है, हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार। तो ये जो क्वेश्चंस है ना आपके, ये भी आपको एडवर्ब निकाल के देंगे। भाई
ये क्या पूछता है, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं इससे, तो हाउ क्या पूछता है, हाउ पूछता है मैनर, किसी भी काम करने का तरीका, ठीक है। व्हेन क्या पूछता है, टाइम मतलब समय। वेयर क्या पूछता है, प्लेस मतलब स्थान। और ये हाउ ऑफन क्या पूछता है, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, आवृत्ति। तो ये जो शब्द हैं इनसे भी आप एडवर्ब निकाल पाओगे, लेकिन मैन वर्ब का होना अत्यावश्यक है, क्योंकि ये प्रश्न आपको पूछने ही किससे हैं, मैन वर्ब से। जैसे लेट्स से ही स्पीक्स फ्लुएंटली। अब देखो मैंने मैन वर्ब का चैप्टर भी यहीं पे क्लोज कर दिया है कि वर्ब को कैसे पहचानोगे। तो ही तो प्रोनाउन हो गया, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। स्पीक मैन वर्ब है, क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म बनती है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। हर बच्चे को ये फॉर्म्स का पता होना चाहिए। पैसिव वॉइस पढ़ोगे काम आएगी, और बहुत ज़्यादा काम आती है ग्रामर में, फॉर्म्स का पता होना चाहिए, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है। अच्छा जी, ये प्रोनाउन है, ये मैन वर्ब है। इससे पूछो, आप कोई प्रश्न पूछ सकते हो जो इनमें से, तो आप वैन से तो पूछ नहीं पाओगे कि वह कब बोलता है, उसका तो आंसर है नहीं। कहाँ बोलता है, इसका आंसर भी नहीं है। कितनी बार बोलता है, ये भी आंसर नहीं है। लेकिन यहाँ आंसर है कि वो कैसे बोलता है। हाउ डज ही स्पीक, हाउ डज ही स्पीक, वह कैसे बोलता है। तो यू हैव गॉट एन आंसर, वो हो जाएगा फ्लुएंटली। और चूंकि ये हाउ का आंसर है, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब। अब आप कहोगे सर ये तो वैसे ही निकल जाता, एल दे रखा है लास्ट में। हाँ, तो मैं तरीके ही बता रहा हूँ आपको कि एल एंडिंग वर्ड्स से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। एक और देखना, एक सेंटेंस हो जैसे ही रन्स वेरी फास्ट। अब इसमें देखोगे तो आपको मिलेगा ही प्रोनाउन है, रन क्रिया है, मैन वर्ब है। क्यों? क्योंकि दौड़ने का काम हो रहा है, एक्शन वर्ब है। रन, रैन, रन, ये फॉर्म होती है इसकी, क्रिया की। और रन के लिए एक चीज़ आ रही है यहाँ पे, फास्ट। मैंने कहा था वर्ब के लिए जो आएगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। भी वर्ब से संबंध हो, एडजेक्टिव से संबंध हो, किसी और एडवर्ब से संबंध हो, सेंटेंस की विशेषता हो, प्रेपोजिशन की हो, कंजंक्शन की हो, वो सब एडवर्ब हैं। और एक वर्ड बच गया, तो सब एडवर्ब के पहले आ रहा है, तो एडवर्ब के पहले तो एडवर्ब ही आएगा, ठीक है। वेरी फास्ट, ये एडवर्ब के पहले आ रहा है, तो ये भी एक एडवर्ब हो गया। और वैसे आप अगर पूछोगे तो कैसे का आंसर भी आ ही सकता है। हाउ डज ही रन, तो ही रन्स वेरी फास्ट, वेरी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो वर्ब से प्रश्न पूछ के भी एडवर्ब निकाला जा सकता है, सफिक्स एलवाई को देखकर भी एडवर्ब निकाला जा सकता है, डेफिनेशन से भी एडवर्ब निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आप अभी तक क्या सीखे, नाउन निकालना, प्रोनाउन निकालना, एडजेक्टिव निकालना, एडवर्ब निकालना, और साथ साथ में मैन वर्ब निकालना। मैन वर्ब किसे बोलते हैं, एक्शन वर्ब को। मैन वर्ब की तीनों फॉर्म होती है, V1, V2, V3 बन सकता है। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब इससे आगे, चूंकि आपने वर्ब तो निकाल ही ली, अब इसके बाद में हमने लिया था प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन का कुछ बताने वाला चीज़ है नहीं। प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़ते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन अपने बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। कैसे ही मान लो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है वो शब्द प्रेपोजिशन है, या प्रेपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आना अनिवार्य है। तो ये सब बातें हम करेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये बाद की बात है। कंजंक्शन, कंजंक्शन होते हैं जोड़ने वाले शब्द, संयोजक जिसको बोलते हैं, जोड़ने वाले शब्द। तो ये दो क्लोज, दो उपवाक्यों को जोड़ सकता है, दो शब्दों को जोड़ सकता है ना। तो ये जोड़ने वाले शब्द हैं। यहाँ भी कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है बताने को। एक यहाँ पे इंटरजेक्शन था, ये जब आप पढ़ोगे नरेशन तो काम आएगा। इंटरजेक्शन के बारे में कुछ बातें बता दूं कि एक तो ये नॉन फंक्शनल होता है। नॉन फंक्शनल का मतलब है सेंटेंस में सारे वर्ड, जो कैटेगरी हमने बात की है, किसी ना किसी का कोई ना कोई काम है, और आप उनको हटाओगे तो सेंटेंस का मीनिंग निकल नहीं पाएगा। चाहे किसी को भी हटा के देख लो, आप पीछे कोई भी स्लाइड को लोगे, किसी भी शब्द को हटा के देखो, आप ही को हटाओगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट गायब हो जाएगा। आप बिना सब्जेक्ट के ये स्पीक्स फ्लुएंटली बना नहीं सकते। आप स्पीक्स हटा दोगे तो
तो फिर क्रिया नहीं है तो सेंटेंस नहीं बनेगा। आप फ्लुएंटली हटा दोगे तो अधूरा सा लगेगा सेंटेंस। लेकिन इंटरजेक्शन वो चीज़ है जिसको हटा भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस में इसका कोई भी फंक्शन होता ही नहीं है। तो बाकी वर्ड्स जो हैं वो सारे के सारे फंक्शनल हैं, लेकिन इंटरजेक्शन जो है वो नॉन फंक्शनल कैटेगरी में डाला जाता है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, ये होते क्या हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं, द वर्ड्स विच आर used to express one's feelings which emerge, या यूँ कहें one's sudden feelings, ठीक है। तो इसको हिंदी में यूँ लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम अचानक उत्पन्न होने वाली भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। ऐसे शब्द जो हमारे अचानक जो फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं, और ये प्लानिंग के बगैर होता है, प्लान्ड नहीं होता है, बिल्कुल अनप्लान्ड, स्पॉन्टेनियस एक वर्ड होता है अंग्रेजी में, कि आपको अभी फ़िलहाल जो महसूस हो रहा है उसके लिए आप कोई शब्द उच्चारित करें, उसी को बोलेंगे क्या? इंटरजेक्शन। जैसे कि एक वर्ड होता है एलास, अगर दुख की भाव है तो एलास कह सकते हो। आप खुश हैं या आश्चर्यचकित हैं तो वाव कह सकते हो। आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आप घृणा कर रहे हो तो आप उफ कह सकते हो। आप किसी को शाबाशी दें तो ब्रेवो कह सकते हो, ठीक है। आप जीत गए, खुशी मनाना चाहते हो, या कोई चीज़ आपने अचीव कर ली तो उसके लिए एक हुर्रा वर्ड होता है। तो ऐसे करके ये जो शब्द होते हैं ना, ये इंटरजेक्शंस होते हैं। बस संक्षिप्त परिचय की बात चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब इंटरजेक्शन नाम लिया तो दिमाग में एक तस्वीर बननी चाहिए कि इंटरजेक्शन आखिरकार होता क्या है। तो ये सब इंटरजेक्शंस की श्रेणी में है, ठीक है। तो ये सब हो गया। डिटर्मिनर की बात रही, तो डिटर्मिनर के बारे में एक बात आपको पता हो बस, डिटर्मिनर्स जो हैं वो अगर आएंगे तो नाउन होगी वहाँ पे। तो एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, नो नाउन इक्वल्स टू नो डिटर्मिनर। अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं होगा तो उस सेंटेंस में डिटर्मिनर नहीं होगा। डिटर्मिनर अगर दे रखा है तो मान के चलो कि कहीं ना कहीं नाउन भी उसके आगे दे रखी होगी, ठीक है। तो ये आपने एक छोटा सा परिचय प्राप्त कर लिया है वर्ड कैटेगरी का। पहली बात तो आपने यही सीख ली कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, वर्ड कैटेगरी होती है, और वर्ड कैटेगरी में कौन सा शब्द कैसे पहचाना जाए, एक बार के लिए 10, 20, 30% भी आप अगर पहुंच गए, आइडिया लग गया, तो हम प्रैक्टिस से बहुत हद तक इसको परसेंटेज को इंक्रीज कर लेंगे। अब देखिए वोकैब की बात कर रहे हैं, चूंकि मैं वोकैब आज से ही लेके चल रहा हूँ, पहली क्लास से ही, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैसे? आप कहोगे वोकैब के तो क्वेश्चंस इतने ज़्यादा तो नहीं आते हैं, बिल्कुल, लेकिन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स में तो पूछे जाएंगे डायरेक्टली। क्लोज टेस्ट के ऑप्शंस में पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के ऑप्शंस में आपको पजल करेंगे चीज़ें। इसलिए आपकी वोकैब और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो आपका पैसेज आता है, वहाँ भी ये चीज़ें बहुत ही आपको ट्रबल दे सकती हैं। इसलिए अभी से वोकैब स्टार्ट करेंगे, और यही तरीका यूज़ करना है आपको वोकैब याद करने के लिए, और कोई तरीका कारगर है नहीं, टाइम टेस्टेड तरीका बता रहा हूँ। पहले सेंटेंस में हमें देखना है कंटेंशस क्या है, दूसरे सेंटेंस में हमें देखना है स्टैंड स्टिल क्या है, तीसरे सेंटेंस में देखना है रकस क्या है, फोर्थ में देखना है प्रेसिंग क्या है, और फिफ्थ में देखना है इनएविटेबल क्या होता है। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कुछ चीज़ें जो सफिक्स हमने देखे थे एडजेक्टिव्स वाले, वहाँ पे कुछ एडजेक्टिव के सफिक्स यहाँ से भी आप निकाल पाओगे। अब सबसे पहली बात तो वर्ड कैटेगरी मैंने सिखाई ही इसलिए थी कि आप सेंटेंस में जब शब्दों को निकाल पाओ तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो शी क्या है? प्रोनाउन। हैज़ है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन, हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब को और क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मैन वर्ब को असिस्ट करना, मैन वर्ब की सहायता करना। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अब चूंकि यहाँ तो खैर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो मैन वर्ब ही है, लेकिन हैज़ हेल्पिंग वर्ब होती है और उसका पता ऐसे ही लगता है कि मैन वर्ब की सहायता करेगी। चूंकि यहाँ तो आगे वर्ब है ही नहीं तो इसको मैं फिर मैन वर्ब कहूँगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं कहूँगा, ठीक है। नीचे वाले में फिर ये हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। खैर, ये मैन वर्ब है, ठीक है। सम है वो डिटर्मिनर है, सम होता है, एनी होता है, ये सब डिटर्मिनर होते हैं।
कंटेंशियस है वो एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि OUS दे रखा है इसमें। तो अब आप आओ एक बार फिर से कहाँ पर, जो एडजेक्टिव के आपने सफिक्स देखे थे उसमें अब ये अगला सफिक्स नोट कर लो, कौन सा? OUS। तो OUS एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो भी एडजेक्टिव हैं, और एक वर्ड हमने यहाँ ही पर सीखा है कंटेंशियस या प्रेशस। ठीक है, ये भी एडजेक्टिव्स होते हैं, कंटेंशियस, प्रेशस। इसको प्रीशियस नहीं पढ़ेंगे, प्रेशस। OUS एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। तो अब आपका जो पहला सेंटेंस है उसमें हमने जब ये निकाल लिया कि कंटेंशियस एडजेक्टिव है, कैसे है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि OUS दे रखा है। ठीक है, अब एडजेक्टिव अगर ये है तो ये एडवर्ब होगा, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। व्यूज क्या है? नाउन, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो देखो ये एडजेक्टिव हो गया। और व्यूज नाउन क्यों है? क्योंकि प्लूरलाइज कर रखा है, बहुवचन बना रखा है, गिन सकते हो। ओव क्या है? इसको ओव या अव पढ़ते हैं, ऑफ नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। OF को क्या पढ़ते हैं? ओ या अव। और प्रेपोजिशन के बाद क्या लगता है? एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन, और ये नाउन है। और जनरली ध्यान रखिए TION एंडिंग वर्ड्स भी नाउन होते हैं। अगर उस सफिक्स में लिस्ट में आपने नोट नहीं किया है तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि जिन वर्ड्स के एंड में TION होता है वो भी जनरली क्या होते हैं? नाउन। ठीक है, तो कंटेंशियस एडजेक्टिव है। हमें फिलहाल इसी से मतलब है कि पहला वर्ड हम सीखें कि कंटेंशियस का मतलब क्या है। कंटेंशियस जो है वो है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल, और क्या कह सकते हो? कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल। अब यहां इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा? विवादास्पद। क्या हो जाएगा? विवादास्पद। कंटेंशियस डिस्प्यूटेबल होता है, कंट्रोवर्शियल होता है, विवादास्पद इसको हिंदी में कहा जाता है। यहां से भी आप दो सफिक्स और सीखेंगे। जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है, जिन वर्ड्स के एंड में एल आता है, वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं। तो फिर से वहां पे जाके आप ये चीज़ नोट कर लेना कि जहां पे आपको एबल दिखे वो भी एडजेक्टिव्स हो जाएंगे, और जहां पे आपको एल दिखे वो भी एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। और एबल के लिए आप वर्ड जोड़ सकते हैं कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य, लिख लेना। एडमिरेबल भी कह सकते हैं, एडमिरेबल, प्रशंसा के योग्य, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, एल है जैसे कम्युनल, जैसे नेशनल। ठीक है, तो ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और ये लिस्ट आपकी अपडेट होती जाएगी। तो सफिक्सेस वैसे कुछ आपको रटने वाली बात है ये नहीं है, सीखने वाली बातें हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस में लोगे, समझ में आपको आ जाएगा। कम्युनल सांप्रदायिक को बोलते हैं, नेशनल राष्ट्रीय को बोलते हैं। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव्स हैं। तो पहला वर्ड हमने सीख लिया, कंटेंशियस एडजेक्टिव है। अब आपको पता लग गया कि इसका मतलब विवादास्पद है, तो सेंटेंस को पढ़कर देखो क्या मतलब है। शी हैज सम वेरी कंटेंशियस व्यूज ऑफ एजुकेशन। तो कह रहा है कि उसके कुछ एजुकेशन को लेकर बहुत ही विवादास्पद विचार हैं, ये इसका मतलब हुआ। दूसरा है द ट्रैफिक हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल। अब अगर इसमें आप निकालोगे वर्ड कैटेगरी तो द डिटर्मिनर है, ए एन द आर्टिकल है। आर्टिकल किस में आते हैं? डिटर्मिनर में आते हैं। ट्रैफिक है, डिटर्मिनर के बाद में एक ही शब्द है, नाउन है। आगे वाले शब्द क्यों नहीं गिन रहा? क्योंकि ये वर्ब आ गए, और मैंने कहा था कि आर्टिकल के बाद में तीन शब्द कौन से गिनोगे? एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। ये तो वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में मैन वर्ब दे रखी है। ठीक है, मैन वर्ब किसकी सहायता करेगी? हेल्पिंग वर्ब की। टू है वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में एक ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, और आपने देखा कि ए डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद एक ही शब्द हो तो वो क्या कहलाता है? नाउन। तो स्टैंड स्टिल का वर्ड कैटेगरी हमने निकाल ली, नाउन है। तो दूसरा है स्टैंड स्टिल, और स्टैंड स्टिल की वर्ड कैटेगरी हमने निकाल ली है, नाउन। क्या होता है ये? इसका मतलब होता है ग्रिड लॉक, या फिर कहेंगे इसको डेडलॉक। ठीक है, या फिर कहेंगे हॉल्ट, या फिर कहेंगे स्टॉप। इसको हिंदी में कह दीजिए गतिरोध। नोट कर लीजिए इसको। ये होता है स्टैंड स्टिल, ग्रिड लॉक, डेडलॉक, हॉल्ट या स्टॉप। इसका मतलब क्या है? गतिरोध, रुकावट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया वो समझो कि ट्रैफिक जो है वो गतिरोध की स्थिति में आ चुका है। ट्रैफिक एकदम जाम है, ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगला है ही कोज्ड क्वाइट अ रकस। इसका प्रोनाउंसिएशन है वो रकस है,
रकस क्या होगा आप समझ ही चुके होंगे कि नाउन है, क्योंकि ये डिटरमिनर है। डिटरमिनर के बाद में आने वाला शब्द क्या होता है, नाउन होता है, तो रकस क्या हो गया, नाउन। ही प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन, कोज्ड वर्ब है। क्वाइट क्या है, क्वाइट वैसे तो एक एडवर्ब होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे एडवर्ब कैसे है, तो ये एक प्रकार से इम्फेटिक वे में आ रहा है, और क्वाइट एडवर्ब एडजेक्टिव के बगैर भी कई बार आ सकता है, और ऐसी स्थिति में क्वाइट के बाद में डिटरमिनर लगा हुआ है, ये इसके बाद लगता है डिटरमिनर, ठीक है। तो रकस यहाँ पे नाउन है, और रकस का मतलब क्या है लिख लीजिए। रकस का वर्ड कैटेगरी हुआ नाउन, और इसका मतलब होता है कमोशन, या फिर आप कहेंगे इसको डिन, या फिर कहेंगे ट्यूमल्ट, इसको शोरगुल कह सकते हैं आप, शोरगुल, ठीक है। रकस का मतलब क्या है, शोरगुल। तो अब सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, ही कोज्ड क्वाइट ए रकस, मतलब उसने शोरगुल मचाया, वो शोरगुल का कारण बना। फिर है द मोस्ट प्रेसिंग क्वेश्चन, द डिटरमिनर है। मोस्ट प्रेसिंग आपको देख रहे हो कि ये डिग्री बनी हुई है मोस्ट लगा के, मोस्ट लगा डिग्री कौन सी बनती है, सुपरलेटिव बनती है। मोर लगा के डिग्री कौन सी बनती है, कंपैरेटिव बनती है। तो सुपरलेटिव डिग्री है किसकी, प्रेसिंग की, तो ये एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नाउन है, क्वेश्चन को प्लूरलाइज कर सकते हैं, क्वेश्चंस, क्वेश्चन को गिन सकते हैं, तो ये नाउन है। नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव है, तो ये प्रेसिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव। आगे देखोगे तो इज है वो वर्ब है। वॉट डू वी डू नेक्स्ट, वॉट है वो एडवर्ब का काम करेगा, फिलहाल समझ में नहीं आएगा आपको वॉट वाला। डू है वो हेल्पिंग वर्ब है। वी है वो प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, बहुवचन है आई का। फिर डू है ये इसकी मैन वर्ब है, और नेक्स्ट है वो आपका डिटरमिनर की श्रेणी में वैसे आता है, लेकिन चूंकि ये आपको बताएगा कि आगे की प्लानिंग, नेक्स्ट की बात कर रहा, तो एडवर्ब का काम करेगा, समय की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका अगला पार्ट क्या है, प्रेसिंग, और प्रेसिंग का पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स वर्ड कैटेगरी हमने निकाली है एडजेक्टिव। क्या होता है, ये होता है अर्जेंट, या फिर कहोगे क्रूशियल, इसे हिंदी में कह दीजिए अत्यावश्यक। क्या कह सकते हो, अत्यावश्यक, बहुत ज़्यादा आवश्यक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या मतलब हुआ इसका, द मोस्ट प्रेसिंग क्वेश्चन, आज के दौर में सबसे ज़्यादा मतलब कहें कि इंपॉर्टेंट या क्रूशियल प्रश्न क्या है कि हम आगे क्या करें। अगला है विद मोर कार्स ऑन द रोड ट्रैफिक जैम्स आर इनएविटेबल, ये एबल लगा हुआ है लास्ट में, तो एडजेक्टिव है, अभी बताया था एबल एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इनएविटेबल का मतलब नंबर 5 है इनएविटेबल। इनएविटेबल को क्या बोलेंगे वर्ड कैटेगरी में, एडजेक्टिव। क्या बोल सकते हैं इसको वैसे, अनअवॉइडेबल, मतलब जिससे बचा न जा सके, या फिर क्या कहोगे इनएस्केपेबल, इसको शुद्ध हिंदी में कहेंगे अपरिहार्य। थोड़ा समझने वाली हिंदी में कहेंगे तो इसका मतलब है जिसे टाला न जा सके, जिसे टाला न जा सके, मतलब जो होकर ही रहेगा वो है इनएविटेबल, ठीक है। और इसको आप लेके चलोगे अब तो विद मोर कार्स ऑन द रोड, की कार रोड पर गाड़ियों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, तो ट्रैफिक जैम्स तो इनएविटेबल है, ट्रैफिक जैम तो होकर रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता है। तो साहब इसका आप पोज करके नोट डाउन कर सकते हैं। और इस क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, चूँकि अब तो हमने वर्ड कैटेगरी तो जान ही ली है, अब अगली क्लास की अप्रोच ये रहेगी कि मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब मीन्स वर्ब तो सीख ही लिया आपने, खैर थोड़ा बहुत, तो बाकी धीरे धीरे सीखते चलोगे। ऑब्जेक्ट निकालना सीखोगे, सब्जेक्ट निकालना सीखोगे, कुछ बेसिक्स हैं वो सीखोगे, और फिर हम एक टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी इस कोर्स को लेकर। ये कोर्स निश्चित रूप से आपके मार्क्स को एनहांस करने में बहुत हेल्प करेगा, बशर्ते आप चीज़ों को रिवाइज करते चलें, एक भी पॉइंट यहाँ से भूलें नहीं। तब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।